मॉडर्न एनसीईआरटी की जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है, उसके ऊपर फ़ोकस करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, वो जनरली ओल्ड एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव और नैरेटिव से ही आते हैं। एंड जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, वो ज़्यादातर मॉडर्न एनसीईआरटी से आते हैं। कुछ इधर-उधर बाहर से पूछ सकते हैं, जिसके लिए हम एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक यानी कि स्पेक्ट्रम को रख सकते हैं। बियॉन्ड दैट हमें यूपीएससी के लिए हिस्ट्री में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। यस, देयर इज द बुक व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यू एनसीईआरटी आल्सो। वहां से भी एक बार अगर कोशिश हो, एक बार हो सके तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया जा सकता है, बट उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट नाउ, अभी तक हमने जो भी हिस्ट्री में किया था, उसका एक छोटा सा पर्पस था कि हम ब्रिटिशर्स के जो इंडिया का कॉन्क्वेस्ट है, उससे पहले के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड दिस। आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता है, तो इतना सा जानना जरूरी है कि 1757 के बाद इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स एक पॉलिटिकल फोर्स और एक मिलिट्री पावर बन गए थे। राइट, दैट वाज 1757। अगर आपको बिल्कुल याद करना है, दैट इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ प्लासी। ये जो बैटल थी, इसके बाद Britishers actually ended up becoming some kind of a political and the economic and military power in the country, and then उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फुल फ्लेजेड पूरे के पूरे कंट्री को कॉन्कर कर लिया। इट डेफिनेटली डिडंट टेक, मतलब इतनी आसानी से नहीं हुआ था, काफी लंबा समय लगा था। 100 साल का समय था उनको इंडिया को कॉन्कर करने में लगा था, बट यस, सक्सेसफुली दे वर एबल टू कॉन्कर। एंड उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइट कर दिया। अभी तक हमारा पर्पस इससे पहले के, ये जो 1757 से पहले का जो समय है, उसको अंडरस्टैंड करने में लगा है। ना उसको अंडरस्टैंड करना बेसिकली बहुत ही सिंपल है। दो चीजें हैं कि एक तो ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया पर रूल कौन किया करते थे। तो इंडिया पर सबसे पहले 1600 यानी कि 17th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर थी, दैट इज कॉल्ड एज द मुगल डायनेस्टी। बट एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी मुगल्स बेसिकली डिक्लाइन होने लगे। तो जो मुगल्स का डिक्लाइन है, एक तो हमें वो अंडरस्टैंड करना है, बस सिंपल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए, कि ऐसा क्या रीजन था कि इतनी बड़ी डायनेस्टी जो कि 200 साल से सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी, वो किस प्रकार से डिक्लाइन हो गई। और वो बहुत ही ईजी है, मतलब कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें छोटे छोटे से फैक्ट्स और छोटे छोटे सी इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ती है। पर मेंस के लिए जब हम ओवर आर्किंगली बात करेंगे, तो सिंपल रीजंस होते हैं। औरंगजेब की पॉलिसीज है, वीक एम्परर्स थे, नोबल्स का राइज था, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी, एक्सटर्नल इन्वेजन्स थी। ये बेसिक रीजंस की वजह से मुगल्स डिक्लाइन हो गए। जब मुगल्स डिक्लाइन होते हैं, तो साइमल्टेनियसली देयर इज द राइज ऑफ अदर रीजनल पावर्स। अगर पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखोगे आप, तो अगर मुगल्स एक टाइम पे उसको पूरा का पूरा एडमिनिस्टर कर रहे थे, अगर वो खत्म हो रहे हैं, तो हु इज एडमिनिस्ट्रिंग दोस जियोग्राफिकल टेरिटरीज? वेल, देयर आर सेवरल रीजनल टेरिटरीज जो कि 1700 से लेके 1800 तक जनरेट होती है। राइट, वी हैव आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगेन, ये वाला जो चैप्टर भी है, वो भी थोड़ा सा इनकॉन्सिक्वेंशियल है व्हेन इट कम्स टू मेंस में जनरली हम इसके बारे में, मेंस में जनरली यूपीएससी इसके बारे में नहीं पूछता है, पर प्रीलिम्स में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स एंड लॉट ऑफ क्या कहते हैं, किंग्स एंड द प्रिंसेस जो लोकल है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो नवाब थे, निजाम थे, जो मराठास के सरदार थे। नेवरदलेस, एक इसके साथ साथ जब ये दोनों चीजें हो रही थी, तो पैरेलली देश के अंदर एक और काम हो रहा था। पैरेलली देश के अंदर आ रही है यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन जो पावर्स हैं। राइट, यूरोपियन पावर्स यानी कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, पोर्चुगीज हो गए, दीज डच हो गए, डैनिश हो गए, स्वीडिश हो गए। दीज पीपल वर आल्सो बेसिकली ट्रेडिंग विद द कंट्री। इंसिडेंटली उसमें से एक पावर जो थी, वो सबसे ज्यादा बड़ी पावरफुल बन गई, दैट वाज द ब्रिटिशर्स। तो ये तीनों की तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से हमें मॉडर्न हिस्ट्री का बैकग्राउंड देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है क्या? मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली ब्रिटिश रूल है। जो ब्रिटिश रूल 200 साल तक हुआ था, 1750 से लेके 1950 तक, जो ये वाला पीरियड है, इसको ये ब्रिटिश रूल का पीरियड है। इसी पीरियड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले ये पीछे के तीन हमें बैकग्राउंड के, मतलब काइंड ऑफ कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहां से मिले उसकी, उसके बारे में करना होता है। अब अगर आपको मैं एक बार जस्ट एक जनरल बेसिक वर्बल रिवीजन दिलाने की कोशिश करूं, तो वर्बल रिवीजन सिंपल सी है कि जब मुगल्स डिक्लाइन हो गए, तो उसकी जगह पर छोटे छोटे से रीजनल स्टेट्स बन गए। और उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि अवध का राज्य हो गया, बंगाल का एक प्रोविंस हो गया, हैदराबाद का एक अलग प्रोविंस हो गया, कार्नेटिक का एक अलग प्रोविंस हो गया। इसके बाद एक मैसूर की अपनी स्टेट हो गई, उसके बाद मराठास की स्टेट हो गई, और उसके बाद एक सिख एम्पायर हो गया। इसके साथ साथ देयर वर सम स्मॉलर वंस आल्सो, जो कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ 18th सेंचुरी में कुछ छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं मुगल्स को डिक्लाइन करने में या मुगल्स को चैलेंज करने में। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है राजपूताना की जो स्टेट्स थी, यानी कि जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, उसमें दिल्ली के आसपास, यानी मुगल्स का जो बेस है, उसके आसपास की जो जाट किंगडम था। उसके बाद जो अवध के राज्य के पास रोहिलखंड और बंगाश पठान्स का एक छोटा किंगडम था, और उसके बाद मैसूर के नीचे एक केरल का छोटा सा किंगडम था।
ये सारे के सारे इंडिया के अंदर एक प्रकार से ज्योग्राफिकल टेरिटरीज। तो जैसे आज हम प्रेजेंटली इंडिया को पूरा का पूरा एक कंट्री, एक देश समझने की कोशिश करते हैं, उस समय ये ऐसे छोटे-छोटे से अलग-अलग राज्यों में बँटा हुआ था। और ये सारे के सारे राज्य, छोटी-छोटी जो स्टेट्स थी, एक-दूसरे के साथ कांस्टेंट बैटल्स पर रहती थी। नाउ कांस्टेंट बैटल्स पे रहने के लिए ये तो हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट किस प्रकार से बैटल्स पे है। इन्होंने अपना-अपना हर जगह पे साम्राज्य जमाया हुआ है, जिसका इन्फ्लुएंस जो जितना पावरफुल हो पाया मिलिट्री, उसने अपना उतना ही इन्फ्लुएंस बना लिया। बट देन इन 18th सेंचुरी 1750 के बाद बेसिकली ब्रिटिशर्स इन सारे के सारी स्टेट्स को कॉन्स्टेंटली धीरे-धीरे डिफीट करने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स से पहले हमें एक चीज़ को और अंडरस्टैंड करना है, ये वाला जो पीरियड है कि यूरोपियंस हमारे देश में 1498 में आए थे, 1498 में, राइट? दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब वास्को डी गामा, जो कि एक पोर्चुगीज़ का सेलर था, वो इंडिया में आके लैंड करता है अपने शिप के द्वारा और यूरोप से इंडिया का एक सी रूट क्रिएट हो जाता है। और इस सी रूट को पूरा का पूरा यूरोप फिर धीरे-धीरे एक्सप्लॉइट करता है, बिकॉज़ दे वर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ट्रेड रूट्स एंड दे वर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग विद द स्पाइसेस एंड द रॉ मटेरियल्स। कॉटन जो उनको चाहिए था, उसकी ज़रूरत जो उनको पड़ती है, तो वो सी ट्रेड के थ्रू की जाती है। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम इन 1500, ये 1500 के समय में, 1500s के समय में, याद रखिएगा कि सारे के सारे होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। ये अगर आज की बात, आज का जो हमें चीज़ें, आज की जो चीज़ें समझनी है, वो हमें उसके लिए वर्ल्ड मैप थोड़ा-सा अच्छी तरह से आना चाहिए, एक बार समझ में आना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको इमेजिन करने को कहूँगा तो यू विल बी एबल टू डू दिस, बट एक बार ज़रा-सा ऐसे देख लेते हैं। होल्ड ऑन फॉर, दिस इज़ अ वेरी माइनर थिंग। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा और भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेट्स ओपन दिस, आई होप सो दिस विल बी इन अ हाई नो ओपन इमेज इन राइट, दिस इज़ इट। तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, इसको आसानी से देख के आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से पहले एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंडिया और यूरोप, ये वाला जो एरिया है और ये जो भारत है, ये भारत का मैप काफ़ी डिस्टॉर्टेड मैप चल रहा है। चलिए, इसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा है चाइना की तरफ ऐड कर दिया है। नेवरदलेस इसको कलर करेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो इंडिया और जो यूरोप है, वो ट्रेड कर रहे हैं कम से कम पिछले 2.5 से 3,000 सालों से, ठीक है? और ट्रेड किस प्रकार से होता है? देखो, ट्रेड के अगर हम रूट देखेंगे, तो एक तो ओवरलैंड पूरा का पूरा यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है, दैट इज़ वन रूट ऑफ द ट्रेड। एक यहाँ से आके, इधर से आके यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है, एंड एक यहाँ से आके इधर से ट्रेड किया जा सकता है। तो पिछले ईयर 1500 से पहले इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए यूरोप के पास टोटल 3 रास्ते थे, ठीक है? इन 3 रूट्स को यूज़ किया जाता था। इन 3 रूट्स के अंदर यहाँ पर ये वाला जो पीरियड है, दिस इज़ डोमिनेटेड बाय द अरब्स, ठीक है? ये अरब ट्रेडर्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। और ये वाला जो पीरियड है, ये इटालियन या फिर टर्की वाले जो ट्रेडर्स हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, वो टर्की यानी इटालियंस के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। अब हिस्टोरिकली वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम पढ़ेंगे, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1450 यानी कि 1453 में एग्जैक्टली प्रिसाइसली अगर बात करें, तो जो ये टर्की का एरिया था, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये ऑटोमन एम्पायर के हाथ में चला जाता है। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर क्रिएट हो जाता है, ऑटोमन एम्पायर। एंड वंस दैट हैपेंस, तो जितनी भी ये यूरोप की जो कंट्रीज थी जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करती थी, उनके मोर और लेस ये वाला जो ट्रेडिंग रूट है, ये क्लोज हो जाते हैं स्पेसिफिकली। तो ऑटोमन का जो एम्पायर है वो बेसिकली इस्लामिक एम्पायर है, वेयर एज द यूरोपियन इज जनरली मोर ऑफ अ क्रिश्चियन कंट्रीज। तो एक प्रकार से उनको ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग दिस टाइम इन द 1500s 1400s, यूरोप के अंदर एक नई एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है, जहाँ पे यूरोप के जो कंट्रीज होते हैं, वो अपनी न्यूली डेवलप्ड शिप टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ट्रेडर्स को और बेसिकली सीमेंस को बाहर भेजते हैं नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। ना ऐसा स्पेन के द्वारा किया गया, पोर्चुगल, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स ये सब के सब कर रहे थे। इसी दौरान जो स्पेन का कोलंबस है, दिस इज द स्पेन, स्पेन का कोलंबस निकलता है शिप लेके टू फाइंड आउट द इंडिया, टू फाइंड आउट अ डिफरेंट रूट टू इंडिया। तो ये जो तीनों के तीनों रूट हैं, दे आर काइंड ऑफ ब्लॉक्ड फॉर यूरोप इन दी 15th सेंचुरी। 15 सेंचुरी में ये काइंड ऑफ ब्लॉक हो चुके हैं उनके लिए, और उनको जो ट्रेड का जो बेनिफिट है या जो उसका इकोनॉमिक एविडेंस है, इकोनॉमिक बेनिफिट था, वो उनको मिलना बंद हो जाता है। सो वो वहां से निकलता है स्पेन से एक नए रूट को ढूंढने के लिए इंडिया के लिए। लेकिन ही गोज एंड फाइंड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
उस समय उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं कहते थे, उस समय इसको उस समय इसको अमेरिकाज़ ही कहा जाता था। लेकिन कुछ सालों के बाद, 7-8 सालों के बाद बेसिकली पोर्चुगल पोर्चुगल का जो एक वास्को डी गामा है, वो यहाँ से निकलता है एंड ही गोज़ एंड फाइंड्स आउट दिस ट्रेड रूट। तो ये यहाँ से ऐसे अफ्रीका को पूरा का पूरा क्रॉस करके, ये पोर्चुगल से यहाँ से अफ्रीका को क्रॉस करके यहाँ पर इंडिया को पहुँचना, इसको वन ऑफ द वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट, ये दोनों के दोनों जो रूट थे स्पेसिफिकली, इनको माना जाता है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द ह्यूमन काइंड है, मैनकाइंड। किसी हिस्टोरियन या किसी इकोनॉमिस्ट ने एक बार कमेंट किया था। नाउ ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं कि ये द सदर्न मोस्ट, द बेस ऑफ द अफ्रीका, दिस इज कॉल्ड एज द केप ऑफ गुड होप। उसका नाम है गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो छोटी सी सिंपल सी सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं कि भाई यहां पर पहले भारत के साथ ट्रेड करने के लिए 3 रूट एग्जिस्ट करते थे, एक ओवरलैंड का और एक बेसिकली 2 यहां से जो अरेबियन कंट्रीज से उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करते थे। परंतु 1453 में सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो यूरोप के लिए काइंड ऑफ ब्लॉक हो चुके हैं। तो वो ब्लॉक होते हैं, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली यूरोप में एक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और एक रेनेसां की एज चल रही है, जिसकी वजह से जो यूरोपियन सेलर्स हैं वो देश वर्ल्ड को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, और उनकी शिप टेक्नोलॉजी भी इस समय डेवलप हो रही है, तो वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलते हैं एंड दे एंड अप फाउंडिंग दी न्यू कंट्रीज एंड दी न्यू सी रूट्स टू दी अदर डिफरेंट कंट्रीज। नाउ सिंस स्टार्टिंग पिछले 1,500-2,000 साल से ये जो एरिया है इसको कहा जाता है ईस्ट इंडीज। जनरली स्पीकिंग ईस्ट इंडीज कभी कभी इंडोनेशिया के लिए यूज होता है, या फिर पूरे के पूरे भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे जो देश थे इनको ईस्ट इंडीज कहा जाता था। तो जब ये सारे के सारे रूट्स नए डेवलप हो जाते हैं, तो जो जो उस समय के पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज थे वो ट्रेडिंग कंपनीज बनाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के साथ ट्रेड करने के लिए। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे से स्पाइसेस और रॉ मटेरियल होते थे, तो वो जो स्पाइसेस और रॉ मटेरियल की जरूरत थी यूरोप को, और यूरोप को बेसिकली यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि वो बेनिफिशियल ट्रेड था, दे नीडेड सम न्यू सी रूट्स। अब यहाँ पे एक इत्तेफाक की किस्मत की बात है कि 1492 से 94 के अंदर यूरोप के जो देश हैं, सॉरी, यूरोप के जो देश हैं इनके पास अमेरिका का एक्सेस आ जाता है, एंड फ्रॉम 1600 के बाद ये यूरोपियंस जो हैं वो यहाँ पर सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी दौरान स्पेन के, फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स हैं उनका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी क्या नाम है इंटीग्रेशन हो जाता है। नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एक स्लेव ट्रेड एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ये जो एरिया था जो कि बेसिकली ब्रिटेन को और फ्रांस को और स्पेनिश कंट्रीज को मिला था, ये एरिया प्रीशियस मेटल्स में बहुत ही ज्यादा रिच था, तो यहां से गोल्ड और जो सिल्वर है वो यहां पर फ्लो करता है। ये एरिया काफी फर्टाइल एरिया भी था। दिस एरिया वाज कॉल्ड एज द न्यू वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड एज द ओल्ड वर्ल्ड। तो एक स्लेव ट्रेड डेवलप हुआ ड्यूरिंग द 15th एंड द 16th सेंचुरी, जब यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे, उनको जाके अमेरिका में सेल कर देते थे, अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीदते थे, रॉ मटेरियल यहां पर आकर मैन्युफैक्चर होता था, उसको बेसिकली अफ्रीका में बेच दिया जाता था, उसके बदले फिर दोबारा से स्लेव खरीदते थे, एंड सो ऑनवर्ड्स। दिस इज द रूट विच एक्चुअली वाज गोइंग फॉर मोर देन 200 to 300 ईयर्स। यानी कि एक प्रकार का ट्रायंगुलर ट्रेड जन्म ले चुका था कि यूरोप से अफ्रीका जाते हैं सामान बेचने के लिए, यहाँ से स्लेव्स खरीदते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में बेचने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स से रॉ मटेरियल उठाते हैं अमेरिका में यूरोप में प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये मैप को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करना था। दिस इज द सिचुएशन। तो आज ये वाला जो चैप्टर है, वंस दीज यूरोपियन कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, तो ये लोग ट्रेड करने लग जाते हैं, और इन सब के यहाँ पर यूरोप की, फ्रांस की, पोर्चुगीज, इन सब के यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहता था क्योंकि सारी की सारी कंपनी जो थी ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड करना चाहती थी। तो देयर वाज ए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर वाज ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है या इंडिया में यूरोपियन सेटलमेंट्स की जो शुरुआत है, इसके लिए जो सबसे बेहतर जो बेस्ट सोर्स है, फर्स्ट बेस्ट सोर्स, ये डिटेल्ड कंप्लीट नहीं है, इसको स्पेक्ट्रम से भी पढ़ना है, लेकिन जो फर्स्ट बेस्ट सोर्स है वो हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है, उसमें से जो ये वाला चैप्टर है, द बिगिनिंग्स ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट्स, यहां से करना चाहिए। नाउ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इस चैप्टर को इसी बुक से एक बार पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सो दैट व्हेन यू स्टडी इट फ्रॉम द बुक एग्जैक्टली, तो ये हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। लेट्स सिट एंड डू इट एंड देन विल कीप ऑन मेकिंग शॉर्ट नोट्स साइमल्टेनियसली, ताकि हमें पूरा का पूरा समझ आ जाए। सो द बिगिनिंग्स ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट्स, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट्स में इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं यूरोप के साथ, एज इट इज सेइंग, दे गोज बैक टू द एंशिएंट डेज ऑफ द ग्रीक, यानी कि आज से 2500 साल पहले से भी भारत जो था वो यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा था, नो डाउट्स अबाउट इट। मिडिल एजेस में जो ट्रेड था यूरोप के साथ, बड़े सारे से रूट्स पे होता था। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला है अलोंग द पर्शियन गल्फ, वहां से ओवरलैंड थ्रू इराक एंड तुर्की एंड देन बाय सी टू द वेनिस एंड द जिनोवा। जो मैंने आपको 3 सी रूट दिखाए थे अभी, ये उन्हीं सी रूट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे वाला वाया रेड सी और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट एंड देन फ्रॉम सी टू द वेनिस एंड द जिनोवा। एंड द थर्ड वन जो कि कंप्लीटली ऊपर वाला था, सबसे वाला थर्ड थोड़ा सा लेस फ्रीक्वेंटेड था, ओवरलैंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड रशिया टू दी बाल्टिक। अगर आपको ये अभी तक नहीं समझ आया तो एक बार इसको मैं फिर दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूं वर्ल्ड मैप के अंदर, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है। यहां पे सबसे पहले इस वाले एरिया से, फिर ये वाला, और एक ओवरलैंड यहां पे नॉर्थ वेस्ट से जाके यहां पे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दीज 3 रूट्स आर बीइंग डिस्कस्ड एज, इसी इन्हीं 3 रूट्स को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। नाउ द थिंग इज दिस, जो एशियन ट्रेड था, मतलब कि जो एशियन जो ट्रेड का एशियन पार्ट था, दैट वाज कैरिड बाय द अरब मर्चेंट्स, और जो मेडिटेरेनियन था और यूरोपियन था वो बेसिकली इटालियंस की मोनोपोली थी, राइट। सो एट दिस टाइम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर एटलीस्ट 500 ईयर्स। शुरुआत 1000 एडी से 1500 एडी तक ऑलमोस्ट इसी प्रकार से चल रहा है। यूरोप में इटालियंस के पास इसकी मोनोपोली है, और यहां पर हमारे भारत की तरफ जो है वो अरब मर्चेंट्स की इनके पास मोनोपोली है, एंड देन देयर इज अ बैलेंस दैट हैज बीन क्रिएटेड। एशिया से यूरोप के जो थे वो बड़े सारे से स्टेट्स और बड़े सारे से कंट्रीज के थ्रू पास करते थे, तो जब तक एशिया का रॉ मटेरियल और जो स्पाइसेस यूरोप पहुंचता था वो काफी महंगा और एक्सपेंसिव हो चुका होता था। एवरी स्टेट टॉल और ड्यूटीज लगाती थी। देयर वर अदर ऑब्स्टेकल्स, बीच में पायरेट्स, नेचुरल कैलेमिटीज भी आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रेड था वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा था। ईस्टर्न स्पाइसेस की बहुत ज्यादा हाई मार्केट थी यूरोपियन मार्केट्स में। इसका एक छोटा सा रीजन ये था कि यूरोपियंस जो थे उनको स्पाइसेस की जरूरत थी, क्यों? बिकॉज दे लिव्ड ऑन सॉल्टेड एंड दी पेपर्ड मीट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। विंटर के समय में यूरोप जो है थोड़ा सा कोल्ड रीजन है, वहां पर विंटर्स के समय में बहुत ज्यादा घास या एग्रीकल्चर नहीं होती है, तो अपनी कैटल को फीड करने के लिए उनको मीट को स्टोर करना पड़ता था, एंड उसके लिए उनको स्पेसिफिकली स्पाइसेस चाहिए थी। दैट वाई मीट तभी उनको वो खा सकते थे। यूरोपियन फूड ड्यूरिंग दैट टाइम वाज बेसिकली हाईली स्पाइस्ड। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, ये जो ओल्ड रूट्स थे, ये जो दोनों के दोनों तीनों के तीनों ओल्ड रूट थे बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, बिटवीन द यूरोप एंड द इंडिया, दे केम अंडर द टर्किश कंट्रोल आफ्टर दिस ऑटोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया माइनर एंड द कैप्चर ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। कॉन्स्टेंटिनोपल जो प्रेजेंट डे इस्तांबुल का शहर है उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। तो दिस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन 1453, और जैसे ही वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में कंट्रोल में आता है, तो जितना भी यूरोप था उसका बेसिकली जो ट्रेड है वो काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाता है स्पेसिफिकली। सेकंड, जो वेनिस के और जिनोवा के मर्चेंट थे, उन्होंने यूरोप का पूरा ट्रेड जो था उसको मोनोपोलाइज कर रखा था। तो जो भी वेस्टर्न स्टेट्स थे, जैसे कि स्पेन हो गया या फ्रेंच हो गया या ब्रिटिशर्स हो गए, दे वर अनेबल टू ट्रेड प्रॉफिटेबली। उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था, बट वो सारा का सारा इटालियन से या फिर अरब मर्चेंट से खरीदना पड़ता था, खुद पर्सनली वो उस पर प्रॉफिट नहीं कर सकते थे। बट द ट्रेड विद इंडिया एंड इंडोनेशिया थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्राइस था, देयर वर ह्यूज प्रॉफिट्स टू बी मेड, तो दे नीडेड टू फिगर आउट अ वे आउट कि जहां से वो ट्रेड किया जा सके। स्पाइसेस की जो डिमांड थी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। इसके साथ साथ इंडिया की जो वेल्थ थी, उसमें इंडिया वाज ए मैसिवली रिच इकोनॉमी एट दैट टाइम, तो उसके जो किस्से सुने हुए थे यूरोप ने, वो एडिशनल अट्रैक्शन थी, क्योंकि खुद यूरोप में गोल्ड की भी शॉर्टेज थी, एंड गोल्ड स्पेसिफिकली एक इसेंशियल मीडियम था ट्रांजैक्शन का, राइट। तो जितने भी वेस्ट यूरोपियन यानी कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, स्पेनिश और जो पोर्चुगल है, ये सारे के सारे जो थे, दे बिगेन सर्चिंग फॉर न्यू एंड सेफर सी रूट्स टू इंडिया एंड दी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को पहले ईस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है। आइडिया सिंपल सा था कि अरब और जो वेनेशियन और जो इटालियन जो मोनोपोली हो चुकी है ट्रेड की, उसको किस प्रकार से ब्रेक किया जाएगा।
They were well equipped to do so as great advances in shipbuilding and the science of navigation has taken place in the 15th century. Now during this time जो सबसे पहले यूरोपियन स्टेट्स ने स्टेप्स लिए थे दैट वाज टेकन बाय द पोर्चुगल एंड द स्पेन. तो इनिशियली 14th सेंचुरी में और 15th सेंचुरी में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल पावर थी दैट वाज द पोर्चुगल एंड द स्पेन. बाद में 17th और 18th सेंचुरी में दिस बेटन बेसिकली पास टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच. ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो थे वो लेटर ऑन थोड़े से सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए थे, बट अगर हम इनिशियली बात करें तो ये पोर्चुगल थे. इसीलिए पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वन टू रीच इंडिया बिकॉज एट दैट टाइम वो बड़े सुपर इकोनॉमिक पावर हुआ करते थे. तो सबसे पहले 1494. नाउ देयर आर सम प्लेसेस, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये 1494 की जगह 1492 भी दिया होता है कि कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी कब की थी 1492 में. हमारी एनसीईआरटी में शायद ये मिसप्रिंट दिया हुआ है 1494 में. स्पेन का एक क्या नाम है सेलर था कोलंबस, ही सेट आउट टू रीच इंडिया, परंतु उसने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया. लेकिन पोर्चुगीज ने 1498 में वास्को डी गामा पोर्चुगल से जो आया था उसने एक ऑल सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया डिस्कवर किया विच वाज सिंपल. यहां से ट्रेवल करके अफ्रीका के साउथ से जाते जाते इक्वेटर को क्रॉस करके सीधे की तरफ सीधा इंडिया की तरफ आना. दैट वाज द सी रूट व्हिच वाज नॉट अर्लियर नोन. अर्लियर ही सी और जो इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो सारा का सारा या तो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के द्वारा होता था या फिर ओवरलैंड में बाल्टिक सी को क्रॉस करने के बाद यूरोप में पहुंचा जाता था. पर जो अफ्रीका को पूरा का पूरा ट्रांसफर्स करके जब तरीका था पहुंचने का वो यूरोपियंस को बेसिकली नहीं पता था. दैट वाज फर्स्ट फाउंड बाय द वास्को डी गामा इन 1498. नाउ ही सेल्ड राउंड अफ्रीका वाया द केप ऑफ गुड होप एंड सबसे पहले वो पहुंचता है कालीकट. सिंपल बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. एंड जो वो यहां से रॉ मटेरियल खरीद के गया था कार्गो, उसने जब यूरोप में और पोर्चुगल में जाके बैठा तो उसकी पूरी की पूरी जो वॉयज की कॉस्ट थी उसको 60 गुना फायदा हुआ. दैट वाज द रीजन. जब उनको पता चला, जब लाइक यूरोपियंस को पता चला कि इतना ज्यादा प्रॉफिट है स्पाइसेस में, तो वहां के जो भी रिच मर्चेंट्स थे और जो भी ट्रेडर्स थे दे वांटेड टू एस्टैब्लिश दोस ट्रेड रूट्स फ्रॉम द कंट्रीज फ्रॉम द इंडिया एंड द इंडोनेशिया. दूसरी नेविगेशनल डिस्कवरीज भी एक नई चैप्टर है. अब जैसे मैंने आपको बताया था एडम स्मिथ ने एक बार ये स्पेसिफिकली एक कोट किया हुआ है कि टू ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड द डिस्कवरी ऑफ द इंडियन सी रूट. ठीक है. अच्छा, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया और अमेरिका का कहने का क्या मतलब है कि यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया आते थे लेकिन उनको वो वाला रास्ता नहीं पता था. वो रास्ता पहली बार 1498 में पता चला था. एंड अमेरिकाज जो था, इवन द यूरोपियंस वर अननोन टू द अमेरिकाज. तो अमेरिका का जहां पर आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दैट कॉन्टिनेंट उसके बारे में कोई सी रूट या उसके बारे में कोई नेविगेशनल एक्सेस नहीं था यूरोप का. दैट स्टार्टेड आफ्टर 1492 जब कोलंबस वहां पे पहुंचा था. अमेरिकाज इज अ कॉन्टिनेंट जो कि बेसिकली यूरोपियंस के द्वारा बसाया गया है. मतलब कि प्रेजेंट डे जितने भी वहां पर अमेरिकन हैं, एक प्रकार से आज से 500-600 साल पहले जो यूरोपियंस गए थे उनके द्वारा बेसिकली बताया गया है. इट्स अ लैंड ऑफ माइग्रेंट्स. जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं अमेरिका के, जो ओरिजिनली वहां पर पहले रहते थे, मतलब कि जो पिछले 10-15 हजार सालों से रह रहे हैं, वो जनरली आजकल आप सामने नहीं देखते हैं. जितने भी वहां पर वो लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं. एक तो जो यूरोपियंस 10-15-20 जनरेशन पहले वहां पर जाकर बस गए हैं, और दूसरे जो अफ्रीका से स्लेव्स खरीदे गए थे और अफ्रीका के स्लेव्स को जहां पर अमेरिका की प्लांटेशन पे बेचा गया था. दोज आर द पीपल हु मेक द पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकास. नाउ द थिंग इज दिस, ये जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट था पूरा का पूरा, ये यूरोप को मिल गया. ठीक है. और उसके साथ साथ जो यूरोप और एशिया के जो रिलेशंस थे वो इस नए ट्रेड रूट के बाद कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए. द न्यू कॉन्टिनेंट, ये जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट था वो रिच इन द प्रीशियस मेटल, तो वहां से गोल्ड और सिल्वर यूरोप में आया. उस गोल्ड और सिल्वर से बेसिकली ट्रेड को स्टिमुलेशन मिली, साथ ही साथ वो अपने इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए. देन साइमल्टेनियसली अमेरिका को पूरा का पूरा एक मार्केट मान के यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स कंटिन्यूअसली जो भी रॉ मटेरियल आता था उसको सेल करते रहते थे. तो एट दिस मोमेंट इन द हिस्ट्री यूरोप वाज बेसिकली पोइज्ड टू बी प्रॉफिटेबल फॉर नेक्स्ट 400 ईयर्स. एक इनको कंप्लीट मार्केट मिल गई है जहां से गोल्ड और सिल्वर मिलेगा, जहां पर बेसिकली जितना भी कोई रॉ मटेरियल की जो भी प्रोडक्शन होगी उसको प्रॉफिट पे बेसिकली वहां पे सेल कर सकते हैं. तो विद दिस कैपिटल the European countries basically was able to usher in the age of the industrialization जो कि 18th सेंचुरी में होती है. यहां पर दूसरा इसके बाद एक और सोर्स था कि अर्ली कैपिटल अक्यूमुलेशन, कि पहले यूरोप की कंट्रीज के पास पैसा आया कहां से. दैट वाज व्हाई बिकॉज दे वर एबल टू पेनिट्रेट अफ्रीका. बिगिनिंग में वो गोल्ड और आइवरी लेना चाहते थे. दैट वाज द रीजन कि यूरोपियंस वर गोइंग टू द अफ्रीका, क्योंकि उनको गोल्ड और आइवरी की जरूरत थी. लेकिन धीरे धीरे जो अफ्रीका का जो ट्रेड था दैट फोकस्ड ऑन द स्लेव ट्रेड. 16th सेंचुरी में ये ट्रेड स्पेन का और पोर्चुगल की मोनोपोली थी.
जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन उसके बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स भी आ गए। पर्टिकुलरली 1650 के बाद बड़े सारे से जो अफ्रीकन्स थे उनको पकड़ के शिप पे लेके जाके उनको साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहां पर बेच दिया जाता था एज ए स्लेव्स। एंड द स्लेव शिप्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देते थे यूरोप, यूरोप से उठाते थे, अफ्रीका में बेच देते थे, अफ्रीका में उनको नीग्रोज के साथ एक्सचेंज किया जाता था, इन स्लेव्स को ले जाके अटलांटिक के क्रॉस एक्सचेंज किया जाता था कॉलोनियल प्रोड्यूस ऑफ द प्लांटेशन और द माइंस, एंड फाइनली ब्रॉट बैक एंड सोल्ड दिस प्रोड्यूस इन द यूरोप। ये जो ट्रायंगुलर ट्रेड है यूरोप के बीच का, अफ्रीका के बीच का और अमेरिका के बीच का, दिस इज द प्रॉफिटेबल ट्रेड दैट वाज एबल टू अक्यूमुलेट सो मच ऑफ कैपिटल इन द यूरोप कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को भी डोमिनेट कर पाए। उन्होंने एशिया और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के सारे देशों को कॉलोनी बनाया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसी लूटे हुए पैसे से, इसी प्रॉस्पेरिटी की वजह से दोज पीपल आर द डेवलप्ड कंट्रीज राइट नाउ, एंड दे वर एबल टू अशर इनटू अ न्यू एज ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद दिस लॉट ऑफ मनी। तो जो डिमांड थी, नाउ अफ्रीका जो था वो कॉन्टिन्यूसली 300-400 साल तक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को लूज करता रहा, राइट? सो दिस क्रिपल्ड द अफ्रीकन कंट्रीज एंड द सोसाइटीज। जो आज वेस्ट यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन की प्रॉस्पेरिटी देखते हो वो इसी स्लेव ट्रेड और इसी प्लांटेशन के स्लेव लेबर के ऊपर बनी हुई। के बारे में अभी कोई खैर कुछ ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट्री तो नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ द टाइम। नाउ सिमिलर यही रोल बाद में बेसिकली इंडिया की जो पूरी की पूरी वेल्थ है उसको एक्सट्रैक्ट करके यूरोप में ब्रिटिशर्स जो थे, जिस प्रकार से पूरे के पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर बनते हैं, बिकॉज दे हैड कंप्लीट एक्सेस टू इंडियन वेल्थ एंड दे कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्टेड दैट फॉर मोर देन 200 ईयर्स। 200 साल तक इंडिया की जो भी वेल्थ थे उसको एक्सट्रैक्ट करके यूरोप और ब्रिटेन ले जाया गया, एंड वो कांस्टेंट उनको डेवलपमेंट और वो कांस्टेंट उनको फाइनेंसेस और कांस्टेंट रिसोर्सेज देती रही एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो जरूरी था। स्लेवरी को बाद में अबॉलिश कर दिया गया, बट खैर इट वाज अबॉलिश्ड व्हेन इट डिडंट हैव द इकोनॉमिक वैल्यू। तो जो मॉरल्स थे, जो यूरोपियन सोसाइटी के मॉरल्स थे, वो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशंस बदले, ना कि बेसिकली पहले से। नाउ सबसे पहले बात करते हैं पोर्चुगल के बारे में। पोर्चुगल वाज द फर्स्ट कंट्रीज। पोर्चुगल के पास ईस्टर्न जो ट्रेड था इसकी सबसे पहले मोनोपोली थी कम से कम 100 साल तक। तो 1498 में जब एस्को डिगामा को ये रूट मिल जाता है तो पोर्चुगीज बेसिकली स्टार्टेड कमिंग टू द इंडिया। प्राइमरली जो फर्स्ट इंस्टेंस था, दे वांटेड टू जस्ट डू द ट्रेड, लेकिन जल्दी ही दे एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट कोचीन, गोवा, द्यू एंड दमन। ठीक है, पोर्चुगीज बिगिन से ही, स्टार्टिंग से ही बेसिकली जो ट्रेड था वो फोर्स के साथ किया करते थे। तो उनके साथ कुछ कुछ उनकी मिलिट्री और आर्मी भी चला करती थी, एंड व्हेनेवर नेसेसरी दे यूज्ड टू बेसिकली गेट एंगेज इनटू द बैटल्स विद द लोकल रूलर्स एंड द लोकल किंग्स। इन दिस वे एक तो वो उनकी आर्म्ड शिप जो थी उनकी सुपीरियोरिटी थी, तो वो सी पर डोमिनेट करते थे। दिस इज एन इंसिडेंटल सिचुएशन इन द सी, इन द सेंस कि पोर्चुगल एक ऐसा कंट्री था जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। सो दे एंडेड अप डेवलपिंग गुड टेक्नोलॉजीज ऑफ द शिप मेकिंग, दे एंडेड अप गेटिंग द सुपीरियोरिटी ओवर द सीज। अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया की जितनी भी स्टेट थी वो जनरली स्पीकिंग इनलैंड है। सारा का सारा मुगल एम्पायर जो है वो बेसिकली इनलैंड बना हुआ है। बंगाल, अवध, सिख एम्पायर जो भी है, ये सब के सब, इनको नेवी को कभी भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी एट दैट टाइम। सिमिलरली मराठास का भी अगर हम बात देखें तो मराठास का जो प्राइमरली जितना भी आप एक्सपेंस देखोगे दैट इज इनसाइड द कंट्री रादर देन ऑन द कोस्ट। तो इंडिया की कोई भी ऐसी स्टेट नहीं थी जिसके पास कोई बहुत अच्छी सुपीरियर नेवी हो। पोर्चुगल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज द फर्स्ट वन टू बेसिकली क्रिएट दैट। इसी चीज का बेनिफिट लेके वो अपनी सुपीरियोरिटी पे बेसिकली वो किसी भी लोकल लैंड किंग के ऊपर अटैक कर देते थे, और जब भी जरूरत पड़ता था या हारना था तो दे कुड हैव एक्चुअली रिसीडेड इन द सी। तो ये स्ट्रेटजी उनको स्टार्टिंग में कम से कम नहीं तो 100 साल तक प्रोटेक्ट करती रही। Portuguese soldiers or sailors, they can maintain their position on the seas against the powerful land powers of the India. ये इनको बहुत फायदा मिला इसी बात का। इसके साथ साथ they could take advantage of the mutual rivalries of the Indian princes also. They were रूलर्स ऑफ कालीकट और कोचीन थे, उनके साथ उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, मालाबार कोस्ट के ऊपर भी उन्होंने फोर्स बना लिए। जब भी जरूरत पड़ती थी, जो भी अरब शिपिंग करते थे, जो भी अरब्स के जो भी ट्रेडर्स थे, उनको अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। दे ऑल्सो एक्चुअली चैलेंज द मुगल शिपिंग, जिसकी वजह से उन्होंने मुगल्स के साथ कुछ न कुछ कंसेशंस भी बाद में बेसिकली जब मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था 1650s के बाद, तो उन्होंने बेसिकली मुगल्स से भी बेसिकली कंसेशंस ले लिए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे यूरोपियंस जो है वो इंडिया में आना स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इज दैट कि दिस गाय वास्को डिगामा ही starts from the Portugal and he ends up finding a sea route to the India through the Cape of Good Hope.
उसके बाद कॉन्स्टेंटली उनकी जो शिप्स हैं यहाँ पर आकर ट्रेड कर रही हैं, बट फ्रॉम द बिगनिंग दे आर ऑल्सो यूजिंग फोर्स वेन एवर नेसेसरी। तो जो भी लोकल रूलर्स और किंग्स हैं, अगर उनके साथ डिप्लोमेसी के साथ उनसे परमिशन मिल जाती है तो ऑल द वेल, बट इफ नेसेसरी दे कैन एक्चुअली स्टार्ट अ बैटल, दे कैन एंगेज इन अ वॉर विद दैट। अब उसके अंदर जनरली स्पीकिंग इनिशियली पोर्चुगीज की सुपीरियोरिटी थी, बिकॉज दे यूज्ड टू फाइट फ्रॉम द सी, एंड हमारी जो जो लोकल राजा थे, लैंड पर तो उनके पास पावर थी, पर उनके पास ऑफिशियली सी में कोई स्ट्रॉन्ग नेवी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नाउ अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ द अल्फोंसो डी एल्बुकर्के, ये अल्फोंसो डी एल्बुकर्के बेसिकली आप ये समझ लिए कि एक गवर्नर जनरल है पोर्चुगीज का। इन्होंने पोर्चुगीज ने सबसे पहले इंडिया में गोवा को कैप्चर किया 1510 में, ठीक है, एंड दे एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द एंटायर एशियन कोस्ट। नाउ they seized Indian territories on the coast, they waged constant war to expand their trade, nor did they shy away from the piracy and the plunder. नाउ पहले मैं बता देता हूँ इसका कि हमने इसके स्पेसिफिकली मैंने छोटे नोट्स बना रखे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वील बी एबल टू इनको सबके जो छोटे छोटे नोट्स हैं, आपको खुद के पर्सनली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द नोट्स फॉर यू, ठीक है, कि इनकी एडवेंट ऑफ द यूरोपियन में पोर्चुगीज की अराइवल, एस्टैब्लिशमेंट, फोर्स और नेवल डोमिनेंस, जो भी रिलीजियस स्ट्रेटेजीज, तो इनको अगर एक कॉम्प्रिहेंसिवली हमें एक बार बर्ड आई व्यू से पूरा का पूरा समझना है, तो हमारे पास ये छोटे छोटे नोट्स इसके पहले से बने हुए हैं। पर एक बार जो ये मेन चैप्टर है, अगर हम इसको पूरा का पूरा रीड कर लेंगे, देन वी विल एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड। देखो, दूर से समझने को कहो तो क्या बात है, पोर्चुगीज के बारे में क्या जानना जरूरी है कि वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचता है 498 में, एंड देन दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग द ट्रेडिंग पोस्ट इन द कंट्री, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कोचीन, गोवा, दीव और दमन है। नाउ गोवा कैप्चर किया गया था 1510 में अल्फोंसो डी एल्बुकर्के के बाद। द रीजन वाज दिस कि वो दोनों के दोनों, पोर्चुगीज की स्ट्रेंथ ये थी कि वो फोर्स भी यूज कर रहे थे एंड उनके पास नेवी की डोमिनेंस थी। तो मिलिट्री फोर्स के साथ और इसी सी रूट को डोमिनेट करने की वजह से जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो जो भी अरब से ट्रेडर्स होते थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। इवन मुगल्स की जो नेवी थी उसके ऊपर भी ये स्ट्रांगली अटैक कर सकते थे। नाउ दे टुक एडवांटेजेस ऑफ द लोकल राइवलरीज आल्सो, एंड स्पेसिफिकली इनके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि दे यूज टू फॉलो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन। इनका मोटो था, जब भी कोई रीजन या कोई सिटी इनके कंट्रोल में आती थी तो ये ऑफिशियली एक चॉइस दे दिया करते थे रेजिडेंट्स को, द क्राइस्ट और द स्वॉर्ड, यानी या तो बेसिकली आप धर्म बदलिए या फिर बेसिकली आप संहार हो जाएंगे, संहार हो जाए, द क्रिश्चियनिटी और द स्वॉर्ड दे यूज्ड टू। सो दे वर काइंड ऑफ फैनेटिक, रिलीजियस फैनेटिक थे जो पोर्चुगीज की इनिशियल ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी। देन दे यूज्ड टू फोकस ऑन द स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड द हॉर्सेस, पायरेसी और प्लंडर में भी जब भी जरूरत पड़ते थे। परंतु क्यों पोर्चुगल बहुत बड़े इंडिया में पावर नहीं बन पाए? एक तो स्पेसिफिकली कि खुद पोर्चुगीज जो है वो एक छोटी कंट्री है, ठीक है, पोर्चुगल जो है वो एक छोटा कंट्री था और उनको इकोनॉमी जनरली वीक थी, एंड जो इनिशियल एज था उनके शिप बिल्डिंग में, दे कुड नॉट एक्चुअली मेंटेन इट, तो वो धीरे धीरे they were overpowered by the French and the Britishers. More importantly, they had an autocratic and the decadent monarchy, and this religious intolerance made them unpopular with almost all over the world. Specifically, they were driven out of Hooghly, गुजरात और अरेबियन सी में भी इनका इन्फ्लुएंस जो था वो कम हो गया। तो ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, अगर हमें एक बार समझना होगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए मोर इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जैक्टली बुक से कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट? So they had this theory, they offered the alternative of the Christianity or the sword. तो इस अप्रोच पे they were particularly hateful to people of India, जहां पर जो religious tolerance जो था वो रूल था। They used to actually include into cruelties and the lawlessness, ठीक है, ये जनरल बात है। And they didn't face the might of the Mughal Empire, क्योंकि during the time, ये क्योंकि ये तो 1510 1500s के टाइम में है, उस समय जो मुगल एम्पायर था दैट वाज नॉट एक्सपेंडेड टू द साउथ। ये तो टाइम है जब मुगल एम्पायर बेसिकली इस्टेब्लिश होने लग रहा है। मुगल एम्पायर का जो साउथ का इन्फ्लुएंस है दैट कम्स आफ्टर द रेन ऑफ द औरंगजेब। सो बाय दैट टाइम जो साउथ में थे वो छोटी छोटी सी अलग अलग स्टेट्स बनी हुई थी, छोटी छोटी सी रीजनल पावर्स बनी हुई थी। सो द पोर्चुगीज वर एबल टू बेसिकली इन्फ्लुएंस। स्पेसिफिकली 1631 में मुगल्स ने इनको बंगाल से बेसिकली भगा दिया था, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दे वर एक्चुअली गेटिंग वीक एट दैट टाइम। अरेबियन सी से भी इनका जो रूल था वो धीरे धीरे, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1608 में आती है, तो अरेबियन सी के अंदर भी वो इनको चैलेंज करने लग गए थे, बिकॉज दे वर काइंड ऑफ सिमिलर पावरफुल नेवल फोर्स जितनी ये पोर्चुगीज थी। तो इनके पास जब एक इंपॉर्टेंट थ्रेट या इंपॉर्टेंट चैलेंज आया तो ये धीरे धीरे वीक होने लगे। नाउ इसके बाद
वर्ल्ड हिस्ट्री की मतलब इनकी पर्सनल हिस्ट्री की बात है कि पोर्चुगल वाज बेसिकली ओवरटेकन एज ए डिपेंडेंसी ऑफ द स्पेन। तो जब स्पेन ने इसको ओवर पावर कर लिया और इनकी मोनार्की जो थी, ये जितनी भी जो ट्रेडिंग रूट्स हुआ करते थे या जितनी भी जो ट्रेडिंग शिप हुआ करती थी, वो जनरली एक प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ना होके वो मोनार्की के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते थे। वंस पोर्चुगल बिकेम ए डिपेंडेंसी ऑफ द स्पेन, तो ये परमानेंटली फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। 100 साल के बाद ये अपने आप में फ्री हो गए, बट एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये पोर्चुगल जो थे वो स्पेन के डिपेंडेंसी बन गए थे। तो इट्स पॉपुलेशन जो थी वो कम से कम नहीं तो क्या नाम है उसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन थी। जनरली स्पीकिंग कोर्ट वाज ऑटोक्रेटिक एंड द डिपेंडेंट एंड दे लैग्ड बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द शिपिंग। वो जो इनिशियल एज था वो फाइनली इनको वाइप आउट हो गया। Portuguese and the Spanish left the English and the Dutch far behind during the 15th and the first half of the 16th century. पहले पर लेटर हाफ में, दूसरे हाफ में इंग्लैंड और जो हॉलैंड और उसके बाद फ्रांस, ये बड़ी ज्यादा कमर्शियल और नेवल पावर्स बन के उभरे। पोर्चुगल स्पेनिश डिपेंडेंसी बना 1580 में और साइमल्टेनियसली 1588 में ब्रिटिशर्स ने एक इंपॉर्टेंट फाइट के दौरान स्पेनिश शिप्स को डिफीट कर दिया था। इसका एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, जब आप कभी हिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहां पर ये लिखा होगा कि इन 1588 द इंग्लिश डिफीटेड द स्पेनिश फ्लीट कॉल्ड द आर्मेडा एंड शैटर्ड स्पेनिश नेवल सुप्रीमेसी फॉरएवर। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इन 1580s स्पेन इज द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन कंट्री और उनकी जो नेवी है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे सुपीरियर कंट्री। तो स्पेन वाले एक शिप के फ्लीट को भेजते हैं इंग्लैंड टू ओवरथ्रो द मोनार्क ऑफ द इंग्लैंड और वहां पे वापस एस्टैब्लिश कराना चाहते हैं कैथोलिसिज्म। नाउ ये जो शिप था, इसका जो शिप का फ्लीट था, इसको कहते हैं स्पेनिश आर्मेडा। ठीक है, आर्मेडा दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द आर्मी, आर्मी का प्रेजेंट प्रिंसिपल, पास्ट प्रिंसिपल है आर्मेडा। तो स्पेनिश आर्मेडा, तो ये एक बड़ी 130 जहाजों की फ्लीट थी जो कि बेसिकली इंग्लैंड की तरफ ट्रेवल कर रही थी एक प्रकार से उनको अटैक करने के लिए, लेकिन उस फ्लीट को ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया। इतिहास में इसको कहते हैं द ब्रिटिश इंग्लिश डिफीटेड द स्पेनिश आर्मेडा। नाउ ये एक सिंगल आर्मेडा नहीं हुआ था, पहला जो था वो 1588 में हुआ था, उसके बाद इन्होंने 2-3 और स्पेनिश आर्मेडा भेजे थे एंड सब्सिक्वेंटली सारे के सारे जो थे वो डिफीट हो गए थे। तो दिस इवेंट, दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द हिस्ट्री इज दैट पीरियड जब स्पेन की बजाय ब्रिटिशर्स बिकेम अ मोर पावरफुल नेवी फोर्स। तो उसका जो सबसे पहला जो हिस्टोरिकल पिवट था, हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है, दैट इज द स्पेनिश आर्मेडा। स्पेनिश आर्मेडा को डिफीट करने के बाद स्पेनिश की जो नेवल सुप्रीमेसी थी वो बेसिकली चैलेंज हो गई एंड नाउ द ब्रिटिशर्स बेसिकली बिकम द मोर पावरफुल। ठीक है, दिस एनेबल्ड द इंग्लिश एंड द डच मर्चेंट्स टू यूज द केप ऑफ गुड होप। और जब ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि हम सक्सेसफुली स्पेनिश आर्मेडा को डिफीट कर सकते हैं, तो वो अपना गुड होप से इंडिया की तरफ ट्रेड करने लग गए। इन द एंड जो डच थे, दे गेन्ड कंट्रोल ओवर द इंडोनेशिया एंड द ब्रिटिशर्स इंडिया, सिलोन और द मलाया। सिलोन मतलब कि श्रीलंका। ये फाइनली इन्होंने दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट डील कर दी। इंडोनेशिया डच के हाथ की, डच की कॉलोनी बन गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया, सिलोन और मलाया को लिया। डच के पास भी ईस्टर्न प्रोड्यूस को बड़े सारे से डील कर रहे थे। दे हैड शिप्स, साइंटिफिक सेलिंग टेक्निक्स थी, बिजनेस मेथड्स और ऑर्गेनाइजेशन भी थे। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्पेन डोमिनेशन एंड स्पेन Four Dutch sailed to India via the Cape of Good Hope, and in 1602 the Dutch East India Company was formed, and the Dutch States General gave it a charter to make war, conclude treaties, acquire treaties, and the build fortresses. वैसे तो हमारी हिस्ट्री की बुक है तो ये इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री माना जाता है। ये 1602 में, यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ है, एक बार जरा ध्यान से पढ़िए। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड की पहली ज्वाइंट शेयर होल्डिंग प्राइवेट कंपनी थी। जो आजकल जितनी भी वर्ल्ड जो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से जन्म ले रही हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन जो कि बेसिकली 1000 साल में एक बार होती है, एंड दिस ऑब्वियसली लेटर ऑन चेंज द फेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर आप याद होगा तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि सर एक्चुअली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इससे 2 साल पहले बन गई थी, कल ही तो बताया था, ईयर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन गई थी, बट वो उस समय फुल फ्लेजेड पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। ठीक है, वो उसके अंदर ज्वाइंट शेयर्स हुआ थे, ज्वाइंट शेयर्स थे, बट दिस वाज द फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड ज्वाइंट शेयर कंपनी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इनोवेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट हिस्ट्री के अंदर ये एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन थी जो कि इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी।
फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे वो इसी प्रकार की कंपनीज को बनाने लगे। नाउ डच का जो मेन इंटरेस्ट था वो इंडिया में नहीं था, वो इंडोनेशिया के आइलैंड्स पे था, जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड्स पे वहां पे। तो उन्होंने पोर्चुगीज को इमीडिएटली मलाय स्टेट से भगा दिया, इंडोनेशियन आइलैंड से, एंड 1623 में उन्होंने अंग्रेजों को भी वहां से डिफीट कर दिया। फिर इंग्लिश और डच के बीच में काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट सेटल हो गया कि यू स्टे ऑन द इंडोनेशिया, विल स्टे ऑन द इंडिया, मोर और लेस, लेट्स नॉट डिस्टर्ब ईच अदर। तो इट अपीयर्ड कि डच ने सक्सेसफुली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल पार्ट है इंडोनेशिया एशियन ट्रेड्स का, उसको बेसिकली सीज कर दिया है। उन्होंने इंडियन ट्रेड को कंप्लीटली अबैंडन नहीं किया। स्टार्टिंग में डच ने भी बेसिकली यहाँ पे अपने अपने पोस्ट बना रखे थे, सूरत, बरोच, कैम्बे, अहमदाबाद में, गुजरात में, कोचीन में, नागापट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, चिंसुरा में, पटना में, आगरा में। बॉय गॉड, नाउ द थिंग इज दिस इज अ लिटरल क्वेश्चन जो कि आ सकता है, मतलब लिटरल क्वेश्चन क्या आता है, मतलब 2-3 बार यूपीएससी पूछ चुकी है कि यूरोपियन कौन कौन से पोर्ट, कौन कौन सी फैक्ट्रीज किस किस कंट्री ने कहां बनाए थे। जैसे कि ये जो सूरत और बरोच है, यहां पर बेसिकली ब्रिटिशर्स की भी फैक्ट्रीज थी। उसी प्रकार से पटना में, मसूलीपट्टनम में पोर्चुगीज की भी थी, ब्रिटिशर्स की भी थी, फ्रेंच की भी थी, एंड डच की भी थी। ये सिंपल रट्टाफिकेशन वाला काम है। यूपीएससी प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछेगा कि किसके पोर्ट या किसके बेसिकली ट्रेडिंग डिपो कहां पे बने हुए थे। इसको सिंपल लिटरल रटना पड़ेगा कि भाई ये वाला एरिया, यहां पर फ्रांसीसी लोगों ने फैक्ट्रियां बना रखी थी, यहां पे उन्होंने बना रखी थी। नेवरदलेस, इन 1658 दे आल्सो कॉन्कर्ड सीलोन फ्रॉम द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज की तरह ही वो लोगों को भी, भारत के लोगों को क्रूअली ट्रीट करते थे। अंग्रेज भी इसी समय साइमल्टेनियसली पोर्चुगीज की सक्सेस को देख के उनको लग रहा था कि हमें भी बिजनेस करना चाहिए। तो 50 साल तक तो दे सर्च एन अल्टरनेटिव पैसेज, लेकिन क्या करें, वो स्पेनिश आर्माडा को डिफीट करने के बाद उनको लगा कि यही एक रास्ता है, यहाँ से बेसिकली ट्रेड किया जा सकता है, तो दे स्टार्टेड फॉलोइंग इट। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे टुडे। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, जो कि मैं पहले आपको एक बार थोड़ा सा खुद बताने की कोशिश करता हूं और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। देखो, सिंपल सी कहानी है, ऐसा कोई खास ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है हिस्ट्री में जिस प्रकार से लिखी हुई है। यहां पर जैसे आप कहें कहां लिखा हुआ है, हाँ देखो, एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचरर्स। तो जस्ट बाय लुकिंग एट अदर डिफरेंट कंट्रीज कि वो बहुत सारा सा प्रॉफिट कर रहे हैं, ये जो मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी के, मर्चेंट एडवेंचरर्स ग्रुप के जो मर्चेंट्स हैं, दे डिसाइड्स टू फॉर्म अ कंपनी। इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, मतलब क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है, इसके 200 साल के बाद ये कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर बनेगी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल, ज्यादा इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दे जस्ट वांट टू डू द ट्रेड। तो बड़े सारे से मर्चेंट्स हैं, दे आर पूलिंग इन द मनी, एक प्रकार से इंश्योरेंस की तरह से, क्योंकि अकेला एक मर्चेंट अगर एक शिप को भेजेगा और वो शिप कहीं गलती से डूब गई तो उसका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। तो दे बेसिकली बिकम्स अ ग्रुप, और वो ग्रुप सारा का सारा मिल के पैसा डालेगा। तो अगर गलती से एक शिप जाके डूब भी जाएगा तो किसी का छोटा सा नुकसान होगा, फिर दूसरी शिप से वापस प्रॉफिट कर सकता है। तो एक सिंपल सा तरीका था, ये जो मर्चेंट एडवेंचरर्स थे, दे फॉर्म अ कंपनी विच इज कॉल्ड एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। विच इज कॉल्ड एज द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दे गो टू दी मोनार्क। उस समय क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं एक परमिशन लेने के लिए कि अलाउ अस टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज, हमें ट्रेड करने की परमिशन दे दीजिए। इस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये स्टार्टिंग से ही ब्रिटेन की रॉयल्टी के साथ जुड़ी हुई है। इसके अंदर क्वीन एलिजाबेथ के खुद के भी शेयर्स थे, ठीक है, उनका खुद का भी पैसा लगा हुआ था। तो क्वीन एलिजाबेथ इनको एक चार्टर इशू कर देती है, ठीक है, रॉयल चार्टर इशू हो जाता है कि ये अगले 15 साल तक इनके पास फुल फ्लेजेड, अगले नेक्स्ट 15 ईयर्स तक दे वुड हैव कंप्लीट मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग। इनके पास ट्रेडिंग की मोनोपोली हो जाएगी, दैट इज इट। यहां से कहानी स्टार्ट होती है बहुत ही सिंपल वाली। तो दे जस्ट टेक अप सम शिप्स एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग टू द इंडिया एंड इंडोनेशिया फॉर ट्रेडिंग। यहां पर देखिए दोबारा से, एक इंग्लिश एसोसिएशन और कंपनी थी जो कि ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी 1599 में, ठीक है। किसने बनाई थी? मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम का एक ग्रुप था। इस कंपनी को रॉयल चार्टर मिलता है और एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल जाता है टू ट्रेड इन ईस्ट बाय द क्वीन एलिजाबेथ ऑन 31 दिसंबर ऑफ 1600। उस स्पेसिफिक दिन पर इनको ये वो मिलता है। इसको पॉपुलरली कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हिस्ट्री में देखेंगे तो क्यों ये कितनी पावरफुल हुई, क्यों? क्योंकि रॉयल्स जो थे वो खुद मोनार्की जो थे, राजा महाराजा प्रिंस विंस जो थे, इनके शेयर्स हुआ करते थे इसके अंदर। नाउ द फर्स्ट वॉयज वाज इन 1601, अगले ही साल, ऑब्वियसली एक साल, मतलब नेक्स्ट डे पे ही मान लो, शिप सेल टू द स्पाइस आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया। तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया गए थे, भारत में पहुंचे थे 1608,
और 1608 में जब ये भारत पहुंचे तो ये यहाँ पे इन्होंने प्लान बनाया एक फैक्ट्री खोलने का, एंड द आइडिया वाज कि सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री खोली जाएगी। ठीक है। मॉडर्न वैसे यूपीएससी ने पहले 25-30 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था, आप कभी भी आप भी सुनेंगे, विच वाज द फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। कहाँ पे है पहली फैक्ट्री? अगर आपको आंसर पता हो तो मैं दे दीजिए मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ खुद आपकी तरफ से क्या आंसर है। एनीबॉडी? पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? वैसे मैं चलो दो आइडिया दे देता हूँ, एक सूरत में बनी थी और एक मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिशर्स की जो थी। विल कम टू दैट। नेवरदलेस, वेस्ट कोस्ट और इंडिया में कैप्टन हॉकिंस, तो 1608 में 1608 में ब्रिटिशर्स भारत आते हैं इन 1608, और इनका एक रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन हॉकिंस वो जहांगीर की कोर्ट में जाता है। जहांगीर अकबर का बेटा है, वो उस समय मुगल एम्परर है। 1605 में अकबर की डेथ हो चुकी है, जस्ट टू गेट सम कंसेशन, बट साइमल्टेनियसली याद रखना दिस इज द टाइम जहां से पोर्चुगीज पहले से 100 साल से यहां पर इंडिया में मुगल्स के साथ डील कर रहे हैं और मुगल्स के साथ परमिशन लेके बेसिकली ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तब तक तो गोवा, दमन एंड दीव उनके, कालीकट उनके कंट्रोल में है भी, सो दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर डिपो। ही वाज गिवन अ मनसब ऑफ 400 एंड अ जागीर, लेकिन उसके बाद उसको थोड़े दिनों के बाद आगरा से निकाल दिया गया। तो ही वाज रिसीव्ड वेल बाय द एम्परर, वेल बाय द एम्परर इन द सेंस कि उसको खुद को एक मनसब मिल गया था। मनसब जैसे मैंने पहले बताया था, मनसब का मतलब होता है रैंक। ठीक है। तो जितना बड़ा मनसब, मनसब एक प्रकार से ये, आप जैसे समझ लीजिए कि भाई सबसे ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे अंडर सेक्रेटरी, इसी प्रकार से मुगल्स में होते हैं मनसब। एक बड़ा मनसबदार, उसके नीचे छोटा मनसबदार, उसके नीचे मनसबदार। तो कौन सा मनसबदार कितना पावरफुल है वो उससे पता चलता था कि उसको कितने का मनसब मिला हुआ है। तो अगर किसी को 5000 का मनसब मिला हुआ है तो 5000 का मनसब का मतलब है कि वो 5000 कैवलरी, 5000 बेसिकली आर्मी के क्या नाम है, मिलिट्री के लोगों को मेंटेन करेगा, और उसको मेंटेन करने के लिए उसको एक जागीर मिलती थी जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करके वो मिलिट्री को 10,000 लोगों को, 15,000 लोगों को मैनेज कर सकता था। तो कैप्टन हॉकिंस जो कि एक ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव है, ब्रिटेन के मोनार्क का, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो जहांगीर की कोर्ट में जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन गया, दीज थिंग्स आर बेसिकली डिस्कस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। तो जाके मिलता है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्क ऑफ द ब्रिटिश मिलता है, एंड ही वाज रिसीव्ड वेल। रादर उसको एक मनसब भी मिल जाता है, मतलब कि उसको मुगल इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंट्री मिल जाती है। दो पोर्चुगीज का बेसिकली, क्योंकि जहांगीर की कोर्ट में, जहांगीर आगरा में बैठा करता था, उसका इन्फ्लुएंस था, तो इसको 2-3 साल के बाद निकाल भी दिया जाता है। दिस कन्विंस्ड द इंग्लिश। नाउ इंग्लिश को ये पता चल गया कि जब तक पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा मुगल कोर्ट में तो इनको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। नाउ इंसिडेंटली इन 1612, 1612 में, इसको कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली। दे डिफीटेड अ पोर्चुगीज नेवल स्क्वाड्रन एट स्वाली नियर सूरत इन 1612 एंड इन 1614। तो इससे मुगल्स के दिल में बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए रिस्पेक्ट आ गई, क्योंकि मुगल्स थोड़े से पोर्चुगीज वालों से भी बेसिकली एक प्रकार से चैलेंज थे। वो पिछले 100 सालों से मुगल्स की जो भी शिप्स होती थी कभी कभी उसके ऊपर अटैक कर दिया करते थे। तो पोर्चुगीज वर एनीवेज फोर्सिंग काइंड ऑफ, मतलब क्या नाम है, जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे थोड़ा सा कभी कुछ नेगोशिएशन के साथ, एंड समटाइम्स दे यूज्ड टू एक्चुअली बैंक ऑन देयर स्ट्रेंथ ऑफ द नेवल सुपीरियॉरिटी। तो यहाँ पे मुगल्स को ये चांस मिल जाता है कि अगर पोर्चुगीज की सुपीरियॉरिटी, नेवल सुपीरियॉरिटी को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो ब्रिटिशर्स है। तो दिस एक्चुअली कन्विंसेस देम कि हमें ब्रिटिशर्स को भी उतने ही कंसेशंस मिलना चाहिए। दिस विक्ट्रीज, इन विक्ट्रीज से मुगल्स को भी पावर का पता चल गया कि नेवल वीकनेस हमारी तो है, तो हम इंग्लिश को यूज कर सकते हैं पोर्चुगीज को काउंटर करने के लिए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, द मोर द कंपटीशन द बेटर इट इज फॉर देम। कॉन्सिक्वेंसली इंग्लिश कंपनी को परमिशन मिल गई, फरमान इशू कर दिया गया फैक्ट्रीज वेस्ट कोस्ट पर खोलने की। अभी बेसिकली ईस्ट कोस्ट पर नहीं मिली है, वेस्ट कोस्ट की तरफ, यानी कि सूरत, ये बॉम्बे वाला, गोवा वाला जो एरिया है, वेस्ट कोस्ट इंडिया का, वहां पर फैक्ट्रीज खोल सकते हैं। मुगल एम्परर ने उसको ये परमिशन दे दी, राइट? नॉट अ प्रॉब्लम। इंग्लिश अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। 1615 में इन्होंने फिर दोबारा से सर थॉमस रो को भेजा मुगल कोर्ट के लिए, और उन्होंने मुगल अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर डाला कि उनको और ज्यादा वो चाहिए। सो ही वाज अगेन गिवन एन इंपीरियल फरमान टू ट्रेड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर। रो के जो सक्सेस थे उससे पोर्चुगीज फिर दोबारा से गुस्से आ गए, एंड देन इनके बीच में फिर दोबारा से 1620 में एक दोबारा से एक बैटल हुई जिसमें इंग्लिश विक्ट्री जीती।
हॉस्टिलिटीज टू केम द एंड इन द 1630। 1630 में फाइनली इन्होंने मोर और लेस पोर्चुगीज को कंप्लीटली डिफीट कर दिया, राइट। इन स्टार्टिंग फर्स्ट 100 years पोर्चुगीज ने गोवा को, दमन एंड दीव को अपने कंट्रोल में ले लिया था। साइमल्टेनियसली उन्होंने 1640s के दौरान जो बॉम्बे का आइलैंड है वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में चला गया था। 1640s 1560s के समय में, 1560s के समय में, राइट। तो पोर्चुगीज का जो ये चैप्टर था स्टार्टिंग में जो 1510 में स्टार्ट होता है, इट मोर और लेस एंडेड एट द एंट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स भारत में जब 1608 में आते हैं, इमीडिएटली आने के बाद उनको ये रियलाइज होता था कि मुगल्स के कोर्ट में पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस है, सो वी नीड टू चैलेंज देम। इनको मौका मिलता है, सूरत के पास एक स्वाली नाम की जगह है, वहां पे एक बैटल ऑफ स्वाली में बेसिकली ये पोर्चुगीज नेवल स्क्वाड्रन को डिफीट कर देते हैं, विच गेन्स देम द रिस्पेक्ट ऑफ द मुगल एम्परर। और मुगल एम्परर को लगता है कि कंपटीशन भी होना चाहिए और बेसिकली अब पोर्चुगीज की नेवल सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जा सकता है बाय यूजिंग द इंग्लिश। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स पोर्चुगीज जो है वो जनरली डिक्लाइन करते हैं और 1630 तक दे आर कंप्लीटली डिफीटेड इन द इंडिया। नाउ हिस्ट्री का एक छोटा सा सेक्शन है। 1662 में 1662 में जो ब्रिटेन के राजा हैं उनकी एक पोर्चुगीज प्रिंसेस से शादी होती है। तो जो इन्होंने 100 साल से इनके पास 1560 से इनके पास बॉम्बे का जो आइलैंड था जो पोर्चुगीज कंट्रोल करते थे, वो उसको डाउरी में, दहेज में बेसिकली ब्रिटेन को मिल जाता है। तो विल कम टू दैट, ये बाद में आगे पता करेंगे इसके बाद। तो 1662 में पोर्चुगीज गेव द आइलैंड ऑफ द बॉम्बे टू द किंग चार्ल्स टू एज अ डाउरी फॉर मैरिंग ए पोर्चुगीज प्रिंसेस जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कोई जरूरी नहीं है। इवेंचुअली पोर्चुगीज लॉस्ट ऑल देयर पोजेशन इन इंडिया एक्सेप्ट गोवा, दीव एंड दमन। ठीक है। तो इसके साथ फायदा मिला डच, इंग्लिश और मराठास को। मराठास ने बेसिकली सालसेट और बसीन को कैप्चर कर लिया 1739 में। ये सालसेट और बसीन एक प्रकार से, सालसेट बॉम्बे का नॉर्थ आइलैंड है और बसेन आपने कभी मूवीज देखते वक्त वसई सुना होगा, वसई, इट्स अ कोस्टल टाउन नियर बॉम्बे, वसई, उसको बेसिकली हम मॉडर्न मतलब पहले इसको बसेन कहा करते थे। ग्रेट। जो बॉम्बे का आइलैंड है वो अंग्रेजों को मिल जाता है 1662 में दहेज के तौर पे। इंग्लिश फेल आउट विद द डच कंपनी ओवर द इंडोनेशियन ट्रेड। अल्टीमेटली डच ने इंग्लिश को वहां से स्पाइस आइलैंड से निकाल दिया एंड यहाँ पे वो इंडिया पर कॉन्सेंट्रेट करते रहे। तो दिस वाज मोर और लेस बेसिकली द बिल्डअप ऑफ दैट। ग्रेट। डच के साथ इंग्लिश हाउएवर कंटिन्यू एफर्ट्स ऑफ इंडियन ट्रेड, दे एक्सपर्ट द डच। ठीक है, नथिंग स्पेशल, नथिंग इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात करते हैं। अब हमारा फोकस आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। सबसे पहले छोटा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, 1608 में यहाँ पर जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है टू गेट कंसेशंस फॉर द ट्रेड। ही वाज इनिशियली रिसीव्ड वेल, पर उसके बाद जब फुल सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो पोर्चुगीज को डिफीट करने के बाद 1615 में थॉमस रो एक प्रकार से मुगल एम्परर से फरमान इशू करवा लेता है कि दे कैन एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन ऑल ओवर द मुगल एम्पायर। परफेक्ट। पोर्चुगीज को ही डिफीट कर देते हैं साइमल्टेनियसली एंड दे आर मोर और लेस एक्सपेल्ड। फिर इनके इंटरनल रिलेशंस भी थोड़े से मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो बॉम्बे का आइलैंड पोर्चुगीज ने 1560 के अंदर अपने कंट्रोल में लिया था, वो बेसिकली एक प्रकार से ब्रिटिशर्स को दहेज में मिल जाता है 1660 के समय में, 100 साल के बाद। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं यही बोला। अब बिल्कुल आप एकदम सही बात कर रहे हो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री है और कुछ लोग कह रहे हैं सूरत पहली फैक्ट्री है। यू कैन कंटिन्यू, अभी दोबारा से और गूगल और चैट जीपीटी करते रहो। ये वाला सवाल का जवाब तो तुम मतलब अगर आप नहीं दोगे तो मैं लास्ट में दे ही दूंगा, बट तब तक ढूंढो कुछ क्या है, कौन है इंडिया में सबसे पहले। अब देखो, वैसे सबसे पहले बता देता हूँ यहीं पर। 1611 में अगर आप देखोगे कहीं पर किताब में पढ़ोगे तो जनरली कई किताबों में लिखा हुआ कि 1611 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है। और सिमिलरली सूरत में फैक्ट्री बनाई है 1613 में। पर जनरली उसके बावजूद भी सूरत को इंडिया में मुगल्स की पहली, सॉरी, ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री माना जाता है, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली क्रिएटेड आफ्टर गेटिंग द फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर। वेरएज जो मसूलीपट्टनम में जो छोटा फैक्ट्री डिपो बना था वो वहां के लोकल राजा से परमिशन लेके बना था।
तो इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन विच द यूपीएससी फ्रेम। अगर क्वेश्चन फ्रेम का क्या पर्पस है उसके बेसिस पर, उसकी उसकी लैंग्वेज के बेसिस पर ये आंसर किया जाएगा। चलिए एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम्बल बिगनिंग है, यहाँ पे नॉर्मल, अब यहाँ पे आके ट्रेड कर रहे हैं, देयर आर नथिंग मोर देन ट्रेडर्स, कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रेडिंग व्रेडिंग चल रहे हैं। और स्टार्टिंग के ईयर्स में ये 1608 से लेके 1687 तक, 1687 तक इनका जो मेन फंक्शन है यहाँ पर सूरत पर फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियसली फंक्शन करते करते दो बातें भी ध्यान रखिएगा। 1639 में ये मद्रास इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, मद्रास बेसिकली प्रेजेंट डे जो मद्रास है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा बसाया गया था। एक छोटा सा 1/6 माइल का एक ऐसा छोटा सा रेक्टेंगुलर पट्टा था 1/6 माइल्स का। वहां के लोकल राजा से परमिशन ले लेते हैं कि हम यहाँ पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। दैट बिकम द मद्रास। सिमिलरली 1662 में इनको बॉम्बे मिल जाता है। ठीक है, बॉम्बे का आइलैंड मिलता है, वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको, वहां पे 1668 में क्या नाम है अपना काम वाम करना स्टार्ट करते हैं। तो इट डज टेक टाइम। 1662 में मैरिज हुई थी, पर इनको जो फुल फ्लेजेड हैंड ओवर था वो 1606 तो 5-6 साल लग गए थे इनके फुल फ्लेजेड हैंड ओवर में। ठीक है, और उसके बाद जो कलकत्ता है उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1689 से 1699 के बीच में होती है। ठीक है, यहां पर अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ये बॉम्बे हो गया, ये मद्रास हो गया, यहाँ कलकत्ता हो गया। दीज आर दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स, द फाइनेंशियल एंड द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब इजीली आज के भी हैं एक्चुअली में, ये इसीलिए हैं क्योंकि वो सारा का सारा इनर्शिया जो है वो वहीं से चलने लग रहा है। नाउ यहाँ पे बॉम्बे से पहले सूरत में इनका सेंटर था, लेकिन फिर वो जब इनको ये आइलैंड का एक्सेस मिल जाता है तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं बाद में। तो फ्रॉम 1608 टू 1687 पहले 70-80 सालों तक जो ब्रिटिशर्स की जो मेन हब था एक्टिविटी का, दैट वाज द सूरत। इट लेटर ऑन गेट्स शिफ्टेड टू द बॉम्बे। यहाँ पर 1687 तक थ्रू दिस पीरियड ये सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर थे। बाय 1623 दे हैड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा एंड मसूलीपट्टनम। अब मैं आपको अगर आप, आई होप आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। एग्जैक्ट इस सेंटेंस के ऊपर, एग्जैक्ट इस सेंटेंस के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। और लिटरल क्वेश्चन क्या था, हम क्यों जानते हैं कि इस क्वेश्चन पे था, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन की, प्रीलिम्स की क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी वेयर वर द फैक्ट्रीज सेटअप इन द ब्रिटिश ईस्ट, मतलब इन द इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। एक सिंपल, तो जो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी का जो वर्ड है वो लिटरली यहीं से पिकअप किया जा सकता था। और फिर उन्होंने नीचे ऑप्शन दे रखे थे कि कौन कौन सी फैक्ट्री है। तो ये मतलब दैट इज व्हाई वी से कि क्यों वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिक करते हैं, क्योंकि लिटरली उनके क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि यहीं से पिक हो रखा था। तो 1623 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फैक्ट्रीज बना ली थी, सूरत में, बरोच में, अहमदाबाद में, आगरा में और मसूलीपट्टनम में। और फ्रॉम द बिगिनिंग इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी ट्रेड और डिप्लोमेसी विद वॉर एंड कंट्रोल के साथ स्टार्ट करती थी। 1619 से ही इनके बेसिकली प्लान चल रहे थे कि जब जरूरत पड़े भाई साहब, क्या कहते हैं, एक हाथ में अपने तलवार रखा करो, एक हाथ में अपना मैसेंजर रखा करो, मतलब कि डिप्लोमेसी, या तो डिप्लोमेसी बनो, जरूरत है तो, और जरूरत पड़ने पर तलवार भी चला दो, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो 1625 तक सूरत को फोर्टिफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उसी समय वहां का जो लोकल राजा था उसने इमीडिएटली अटैक किया। When the company's English rival made attack on the Mughal shipping, मुगल अथॉरिटीज ने फिर दोबारा से इनको रिटेलिएट करके इनको प्रिजन में ले लिया था, छोड़ने के लिए पैसे वैसे लिए थे। द थिंग इज दैट कि इन द इनिशियल व्हेनेवर दे फॉट विद एनी लोकल किंग और रूलर्स, दे वर बेसिकली कैटेगोरिकली डिफीटेड। तो गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली के एरिया में, आगरा में, वहां पर मुगल्स उस समय डोमिनेट करते थे। पर साउथ की जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी ज्यादा फेवरेबल थी। ठीक है, साउथ में जो बहामनी किंगडम है वो 1565 में ओवरथ्रो हो चुका था, और उसकी जगह पर छोटे छोटे से पेटी छोटे छोटे से किंगडम और स्टेट बन गई थी। तो वहां पर बड़ी आसानी से उनकी ग्रीड को चैलेंज किया जा सकता था, या उनके साथ मिलिट्री फाइट भी किया जा सकती थी। तो इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मसूलीपट्टनम इन 1611, सबसे पहले। तो जो उनकी सबसे पहली फैक्ट्री, अगर लिटरल फर्स्ट फैक्ट्री जाए, एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो सीधा सीधा आप मसूलीपट्टनम लिख सकते हो। सून उनकी एक्टिविटी मद्रास में शिफ्ट हो गई। मद्रास की उन्होंने लीज ली थी 1639 में वहां के लोकल राजा से।
मद्रास उस समय एक छोटा सा 6 माइल लॉन्ग 1 माइल ब्रॉड की बेसिकली एक स्ट्रिप हुआ करती थी। राजा ने उनको ये अथॉरिटी दे दी कि उस एरिया को फोर्टिफाई कर लो, एडमिनिस्टर कर लो, वहां पर मनी भी कॉइन कर सकते हो, बट मुझे 50% कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यहां पर अंग्रेजों ने अपना पहला फोर्ट बनाया जिसको कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये कहानी है इंपॉर्टेंट वाली कि मद्रास में किस प्रकार से वेस्ट कोस्ट पे वो सबसे पहले सूरत में बेस्ड हैं, बट देन दे शिफ्ट्स टू बॉम्बे इन 1680s एंड 1690s। ईस्टर्न कोस्ट पे उनकी पहली फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम में लगी थी, लेकिन 20-25 सालों के बाद वो मद्रास में सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर एक इंपॉर्टेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज बना लेते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी इंग्लिश कंपनी मद्रास के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी भी बेसिकली क्लेम करने लगी थी। तो मद्रास का एरिया हमारा, इसमें किसी लोकल राजा का कोई स्पेस नहीं करता है। आइलैंड ऑफ द बॉम्बे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पोर्चुगल से मिल गया था, ठीक है, 1662 में मिला था, लेकिन उसको ट्रांसफर होने में उसको 1668 का समय लगा था। इमीडिएटली उसको फोर्टिफाई कर दिया। यहाँ पे इनको एक बहुत ही टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्लेस मिल गया था। दे कैन डिफेंड दिस पोर्ट। क्यों? इंग्लिश जैसे भी ट्रेड थ्रेट होता था उस समय मराठा पावर से, स्पेसिफिकली क्योंकि बॉम्बे एक आइलैंड था, तो यहाँ पर इनको बहुत आसानी से लैंड पर ये कभी भी लड़ाई करते थे, अगर हार रहे हैं या पिट रहे हैं तो इमीडिएटली जाके सी रूट के थ्रू उस आइलैंड पर भाग जाया करते थे। तो बॉम्बे सुपरसीडेड दी सूरत एज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंपनी। ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री बनाई थी ओडिशा में 1633 में। 1651 में इनको परमिशन मिली हुगली में ट्रेड करने की, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल और बिहार में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोल ली, ठीक है, इजी है। नाउ नाउ ये चाहते थे कि बंगाल में भी एक अपना इंडिपेंडेंट सेटलमेंट मिल जाए, जैसे हमारा बॉम्बे में बना हुआ और मद्रास में बना हुआ है स्पेसिफिकली। तो their dream of establishing political power in India, which would enable them to compel the Mughals to enable a free hand. Political power would also make it possible for them to appropriate Indian revenues. तो 1687 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो गवर्नर ऑफ मद्रास को कहते हैं कि यार एक ऐसी पॉलिसी दो सिविल और मिलिट्री पावर की, ऐसे इस्टेब्लिश करो, क्रिएट करो, सिक्योर करो कि एक हमारा परमानेंट रेवेन्यू बनता रहे एंड वी कैन सिक्योर इंग्लिश डोमिनियन इन इंडिया फॉर ऑल टाइम टू कम। परमानेंटली एक बार काम बन जाए। नाउ इंग्लैंड के बीच में और मुगल एम्पायर के बीच में एक 1686 में एक बैटल होती है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बैटल है। नाउ ब्रिटिशर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुगली, बंगाल में जो हुगली नाम की जगह है वहां पर ट्रेडिंग पोस्ट बना के, वहां पर ट्रेडिंग डिपो बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं। दिस इज द टाइम जहां पे औरंगजेब भी जिंदा है, 1689 की बात है, 1686 की बात है। तो एट दैट टाइम दे बिकम स्लाइटली एम्बिशियस। तो मुगल आर्मी इनको अटैक करती है और कैटेगोरिकली इनको अच्छी तरह से डिफीट कर देती है। इंग्लिश मिसकैलकुलेटेड द सिचुएशन एंड अंडर एस्टिमेटेड द मुगल स्ट्रेंथ। एट दैट टाइम मुगल्स वर एट द जेनिथ ऑफ देयर पावर, देयर वाज नो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नो मैच फॉर देम। तो वॉर बेसिकली एंडेड डिजास्टरली फॉर देम। दे वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर फैक्ट्रीज इन बंगाल, बंगाल से भगा दिया उन्होंने। फैक्ट्री सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम की जो भी फैक्ट्री थी उनको सीज कर लिया। बॉम्बे के चारों तरफ मुगल्स ने अपनी सेना खड़ी कर दी। नाउ इनको जब ये पता चल गया कि अभी तक इनकी इतनी औकात या इतनी हिम्मत नहीं है कि मुगल एम्पायर को डिफीट कर सके, तो ये वापस दोबारा से बेसिकली हाथ जोड़ के पेटिशनर बन गए एंड माफी मांगने लग गए। वंस अगेन दे रिलाइड ऑन द फ्लैटरी। नाउ मुगल एम्पायर ने उस समय इनको माफ कर दिया, ठीक है, स्पेसिफिकली इट वाज रेडिली पार्डन। एक तो लॉजिकली कुछ खास बड़ी बात नहीं थी, देयर वाज नथिंग, राइट, दे वर हार्मलेस लुकिंग फॉरेन ट्रेडर्स एट दैट टाइम। क्या ही किसको इमेजिन होगा 100 साल के बाद क्या होने वाला है। दिस इज 1686, हु नोज व्हाट विल हैपन इन 1560, पर किसको पता, मतलब सॉरी 1750 1770 में किसको पता क्या हो। खुद इनको भी नहीं पता था, देखो कहने की बात है। ये तो हम हिस्ट्री में दोबारा से खुद असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दे डिडंट नो, किसको ही मालूम होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। मोर ओवर द इंग्लिश थॉट दे वर वीक ऑन लैंड, बट नेवल सुप्रीमेसी तो इनकी अभी तक है ही है, तो अगर इनके साथ बना के रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मुगल एम्पायर को ये लगा, तो औरंगजेब ने इनको माफ कर दिया, ट्रेड को रिज्यूम कर दिया, इनके ऊपर एक फाइन लगा दिया 1.5 लाख रुपए का। एंड 1691 में इनको एक फरमान भी इशू हो गया कि ये पूरे के पूरे बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं एनुअल 3000 रुपए की पेमेंट के ऊपर, ठीक है। 1698 में इस मिस एडवेंचर के बाद जब इनको ये पता चल गया कि अभी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए हैं, दे शुड रिमेन लाइक हम्बल पेटिशनर इन फ्रंट ऑफ द मुगल्स, इन 1698 इन्होंने 3 गांवों की जमींदारी ली। 3 गांवों की जो जमींदारी थी, उन 3 गांवों का नाम है सुतानती, कलिकता और गोविंदपुर। ये तीनों गांवों की जमींदारी इन्होंने
इन बंगाल ले ली। ये 3 गांव जो है सुतानती, कालिकता और गोविंदपुर, दिस इज व्हाट विल बिकम दी कलकत्ता ऑफ द टुडे। यहां पर इन्होंने बनाया फोर्ट विलियम। तो मद्रास में इनका बनाया हुआ है फोर्ट जॉर्ज और यहां पर इन्होंने बना लिया फोर्ट विलियम। दीज विलेजेस सून ग्रू इन ए सिटी कॉल्ड एज दी कलकत्ता। और यहीं पर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और फरमान इशू हो गया, जिससे जो ये 1691 का जो फरमान था औरंगजेब के द्वारा इशू, वो पूरे के पूरे गुजरात और डेक्कन में भी मिल गया। यस, ऐसा नहीं है कि उस फरमान से ये कंप्लीटली फ्री रह गए थे, क्योंकि जो बंगाल के जो लोकल नवाब थे, मुर्शिद कुली खान हो गया या फिर अलीवर्दी खान हो गया, दे वर क्वाइट पावरफुल ऑल्सो। तो वो इनसे परमानेंटली फुल फ्लेजेड रेवेन्यू टैक्सेस और कस्टम्स थोड़ा सा इनसे एक्सट्रैक्ट कर ही लेते थे। बट यस, इट बिकेम अ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन दी रूलर्स ऑफ दी, जो भी लोकल रूलर्स और लोकल नवाब्स होते थे और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह पर ये बोला करती थी कि हमारे पास तो मुगल एम्परर का फरमान दिया हुआ है कि हमें बेसिकली कोई कस्टम और ड्यूटी पे नहीं करनी है। और जो लोकल राजा या लोकल नवाब हुआ करता था, उसको अपनी पावर को असर्ट करने के लिए इनके ऊपर कस्टम्स और ड्यूटीज लगानी पड़ती थी, या वो लगवा भी देता था। तो जब मुगल्स की पावर डिक्लाइन होने लगी, तो लोकल रूलर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अपनी पावर को असर्ट करने लगे। दिस थिंग्स हैपन। नाउ पॉलिटिकल एम्बिशंस जो थी कंपनीज की, देवर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो बड़ा अच्छा चल रहा था। ठीक है, इंपोर्ट कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहे भाई, नो प्रॉब्लम्स वाली बात। इंक्रीज वर रिकॉर्डेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंग्लिश गवर्नमेंट फॉरबेड द यूज ऑफ इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड। तो कस्टम्स ड्यूटी लगी हुई थी। हमारा जो भारत का जो बेसिकली टेक्सटाइल था, भारत का जो कॉटन था, सिल्क था, वहां पर इंग्लैंड में बेचा भी नहीं जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा। और पहले 100 सालों में ये ब्रिटिशर्स ने ये 3 बड़े बड़े सिटीज ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश कर दिए, मद्रास के, बॉम्बे के और कलकत्ता के। ये इनके 3 हब बन गए, काइंड ऑफ इनकी सॉवरेनिटी बन गई यहाँ पर, बॉम्बे, मद्रास। इंडियन मर्चेंट्स जो थे, बैंकर्स थे, वो इन सिटीज में जाने लगे स्पेसिफिकली। नाउ बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1850 तक, मद्रास एक छोटे से गांव से बढ़ के 3 लाख सबसे बड़ा हो गया था। कलकत्ता में 2 लाख पॉपुलेशन थी, बॉम्बे की 70,000 हो गई थी। स्पेसिफिकली ये क्योंकि इन तीनों सिटीज में फोर्टिफाइड इंग्लिश सेटलमेंट थी, एकदम इमीडिएट एक्सेस था सी का, जहां पे अंग्रेजों की जो नेवल पावर थी वो हमेशा सुपीरियर थी। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, इंग्लिश हमेशा बेसिकली इन सिटीज से सी में भाग जाया करते थे, और जब सूटेबल अपॉर्चुनिटी आती थी तो पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स का फायदा उठाया करते थे। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। ये वाली बात समझ में आ गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इंडिया में इन्होंने इनरोड्स कैसे बनाए थे। वैसे कहानी बहुत ही सिंपल है। 1608 में एक ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख के इंडिया में कहाँ पे सबसे पहले, मतलब कि इस प्रकार से मुगल एम्परर से बेसिकली इन्होंने कंसेशंस ग्रांट करने लगे। जब उनको कुछ कुछ परमिशंस मिल गई तो इंडिया में फैक्ट्रीज बनाने लगे। फैक्ट्रीज बनाने के साथ साथ इंसिडेंटली ये जहां पर भी अपना जो भी लोकेशन पर अपना फोर्ट बनाया करते थे, जैसे कि मद्रास पे इन्होंने फोर्ट जॉर्ज बनाया, या फिर कलकत्ता बंगाल में अपना फोर्ट विलियम बनाया, तो जनरली उस फोर्ट को फोर्टिफाई करने की कोशिश करते थे। फोर्टिफाई का मतलब यह है कि वहां पर अपनी आर्मी क्रिएट करने की कोशिश करते थे। कभी कभी वो राजा से परमिशन ले लेते थे, राजा से परमिशन मिल जाती थी क्योंकि उनको कस्टम्स ड्यूटी या फिर किसी प्रकार की पेमेंट कर दी जाती थी। कलकत्ता के कॉन्टेक्स्ट में 1698 में जब उन्होंने वो छोटे से गांव के अंदर अपना एक फोर्ट बनाया, तो वहाँ के एक लोकल जमींदार ने एक बार उनको अटैक कर दिया। तो इस बहाने से उन्होंने वहाँ के नवाब से भी परमिशन ले ली कि प्रोटेक्शन के लिए आप हमें इसको फोर्टिफाई करने दिए। सिमिलरली जो बॉम्बे का जो आइलैंड था, वो ऑलमोस्ट पहले से ही पोर्चुगीज के कंट्रोल में था 100 साल तक। तो जब इनको मिला तो वहां पे इन्होंने जब अपनी सेटलमेंट बनाई तो उसको पूरा का पूरा फोर्टिफाई कर लिया, राइट। तो दिस इज इन अ वे, पहले 100 सालों में 1608 से लेके अगर बात करें टिल 1710, इन्होंने प्राइमरली स्पीकिंग इंडिया में बड़ी जगह पर अपने फैक्ट्री और डिपो बना लिए हैं। फैक्ट्री और डिपो बनाने के साथ इनके 3 इंपॉर्टेंट बेसिस बन चुके हैं जो कि इनके खुद के हैं। मद्रास में भी इन्होंने लीज पे वो जगह ली थी, लेकिन वहां पर ये अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करते हैं। जो बॉम्बे का आइलैंड है वो इनका पूरा का पूरा है, उस पर किसी लोकल इंडियन का रूलर नहीं है। कलकत्ता में इनकी फुल सॉवरेनिटी नहीं है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी जमींदारी जो है उन तीनों गांवों की इन्होंने खरीदी हुई है, और एक प्रकार से वहां पर अपना फोर्ट बनाकर इन्होंने पूरा बना लिया है। जो कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है वो आज भी है, मतलब कि इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग टुडे। अब वहां पे वो इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है वो रहती है। नेवरदलेस विल कम टू दैट। ठीक, ओके, सॉरी, हाँ, राइट। तो दिस इज इट। नाउ सबसे पहले कुछ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने की करते हैं कि ये काम कैसे करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी
स्पेसिफिकली जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो 1600 का चार्टर था, इनको पहले मिला था 15 साल के लिए मोनोपोली। उसको बाद में एक्सटेंड करते करते इनको 200 साल की मोनोपोली मिली थी। एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर होगा, उसके बाद एक इसका डेप्यूटी गवर्नर होगा, एंड देन देयर वाज 24 जो शेयर होल्डर है, 24 डायरेक्टर। इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सिमिलरली दिस थिंग विल ऑब्वियसली, ये लोग होंगे इंग्लैंड में। ठीक है, दीज पीपल विल एक्चुअली बी सिटिंग इन द इंग्लैंड। अब यहां पे जब इंडिया में कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन पे, जहां पर लेट्स से कि इन्होंने यहां पे आए और बॉम्बे में एक अपनी फैक्ट्री बना ली, there are jump cuts in the videos. Okay, we'll do something about it. I'm actually doing lot of things about it from this 1 week. Nothing is happening. चलिए, फिर से मैं किसी टेक्नीशियन को बुलाता हूँ यार। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। I swear, because just before the class I actually checked the internet speed and it was actually 1 GB, मतलब which is like the highest, which is a lot, like उसके beyond तो speed होती ही नहीं है। My technician told me कि सर 300 Mbps की भी जो speed होती है उस पे भी चल जाएगा, but I said कि no, we are facing problems and I'll need the bigger internet plan and it's literally 1 GB, but sadly it is also not working, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। Okay, गवर्नर, डेप्टी गवर्नर, द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, तो बॉम्बे। तो हाँ, एक बार देख लेते हैं तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता था। तो ये ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका एक गवर्नर होगा, एक डेप्टी गवर्नर होगा और 24 डायरेक्टर होंगे, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। ठीक है, देन इनके यहाँ पे जैसे एक जगह पर ये फैक्ट्री बना लेंगे, दिल मेक वन फैक्ट्री, जैसे कि बॉम्बे में एक इन्होंने फैक्ट्री बना ली। तो यहाँ पे बॉम्बे में फैक्ट्री बना के इस बॉम्बे के अंदर भी देयर वुड बी वन पर्सन हु विल बी कॉल्ड एज ए गवर्नर। ठीक है, और उसके बाद यहां पर उसकी गवर्नर इन काउंसिल होगी और उसके नीचे अलग अलग जो क्लर्क्स होंगे, राइटर्स और फैक्टर्स, राइटर्स, फैक्टर्स एंड सो ऑनवर्ड्स। ये इनका सिस्टम था। सिमिलरली यहां पे ऐसे एक मद्रास में इनकी एक अलग फैक्ट्री बनी हुई है, तो मद्रास का पूरा एरिया वुड बी हैंडल्ड बाय वन गवर्नर एंड देन साइमल्टेनियसली उसके नीचे सारे के सारे एम्प्लॉय एंड देन द सो ऑनवर्ड्स इन दी कलकत्ता या बंगाल ऑल्सो। दिस इज व्हाट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज। ठीक है, तो जो ये 1600 का चार्टर था, इनको पूरे के पूरे राइट्स मिले हैं केप ऑफ गुड होप में ट्रेड करने के लिए 15 साल तक। एक गवर्नर, एक डेप्टी गवर्नर और 24 मेंबर होंगे, जो कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाए जाएंगे। सून इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंपनी ऑफ द इंडिया। 1601 से 1612 तक इनका जो रेट है प्रॉफिट का, वो कम से कम नहीं तो 20% पर एनम था। नो डाउट्स अबाउट इट, इट इज हाई। नाउ इट वाज नॉट अ स्ट्रिक्टली क्लोज कॉर्पोरेशन ऑफ मोनोपोली। Non-member was allowed to trade with the East or to share in its high profits, और कोई इसको कर नहीं करते थे। मतलब मोनोपोली एकदम बना के रखी हुई थी, कोई नॉन मेंबर नहीं पार कर सकता था। नाउ 1609 से 1676 तक द कंपनी गेव लोन्स ऑफ अमाउंटिंग टू 1,70,000। कहने का मतलब है कि ये राजाओं को भी डोनेट करते थे, जो भी लोग उस समय के पावरफुल थे, मोनार्की के जितने भी लोग थे, दे यूज्ड टू बेसिकली डील विद देम। वो मोनार्की, इनके अंदर शेयर होल्डर्स भी थी, तो ये कंसिस्टेंटली मोनोपोली बनाए रखे। नाउ अब अगर एक बात बताइए, कोई एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी हो जो कि फंक्शन कर रही है, बट वो कंप्लीटली मोनोपोलाइज्ड है, वो कोई किसी और को कंपनी को आने नहीं दे रही है, तो कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट कंट्री में होगा जो कि उसको
काउंटर भी करना चाहेगा, बिकॉज एवरीबडी हु कैन टेक पार्ट वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द प्रॉफिट। तो इसी प्रकार से बड़े सारे से जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे वो एशिया में ट्रेड किया करते थे इन स्पाइट ऑफ द मोनोपोली ऑफ द कंपनी। उनको कहा जाता था फ्री मर्चेंट्स। कंपनी उनको इंटरलोपर्स कहती थी। कंपनी उनको इंटरलोपर्स कहती थी, वो खुद अपने आप को फ्री मर्चेंट्स कहते। मैं इसमें सीधी सीधी सी बात बताता हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली नेसेसरी फॉर इट। नेवरदलेस, देखो बात क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप्लीटली मोनोपोली थी। ओके, देयर वाज अ कंप्लीट मोनोपोली ऑफ दिस। The reason being because they used to bribe the emperors, they used to give donations to the monarchy also, and royal members जो थे उनके इनके अंदर स्टेक होल्डर्स भी रहा करते थे। साइमल्टेनियसली ब्रिटेन के अंदर देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो कि अपने आप को फ्री मर्चेंट्स कहता था। ठीक है, फ्री मर्चेंट्स, ये उनको इंटरलोपर्स कहा करते थे, ये इनको फ्री मर्चेंट्स कहा करते थे। दे ऑल्सो वांटेड द पाई, दे उनको भी बेसिकली कुछ प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेशन चाहिए थी। वो ट्रेडिंग तो किया करते थे, लेकिन उनके पास इस प्रकार की मोनोपोली या फिर जो रॉयल फेवर्स थे वो नहीं मिल पाते थे। नाउ बहुत सारा सा हिस्ट्री है। 1688 में 1688 में ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जो ब्रिटेन के मोनार्क है उसकी पावर को हटा के बेसिकली जो सारी की सारी पावर थी वो चली जाती है पार्लियामेंट के हाथ में। तो पार्लियामेंट के सपोर्ट से जो ये फ्री मर्चेंट्स हैं ये भी बेसिकली ट्रेडिंग के राइट्स को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम 1690 टू 1710 इंडिया के अंदर दो ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन कर रही थी। फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी, तो दोनों का ही नुकसान हो रहा था। फाइनली दे बेसिकली कंबाइंड विद ईच अदर और ये सिंगल ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है जो कि हमारे यूपीएससी में पिछले 30 साल में तो नहीं पूछा गया है, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ तो ये क्वेश्चन किसी भी समय पिक किया जा सकता है, इसीलिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ये कहानी पे ये चैप्टर जो बताने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इट इज सेइंग इज दैट कि इंग्लिश मर्चेंट्स डिस्पाइट द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग किया करते थे। ट्रेडिंग करते थे, उनको खुद को अपने आप को फ्री मर्चेंट्स कहते थे और कंपनी उनको इंटरलोपर्स कहते थे। नाउ द थिंग इज दैट कि 1688 में 1688 में ब्रिटेन में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है। वहां के राजा को ओवरथ्रो करके विलियम III और उसकी वाइफ मैरी को बेसिकली मोनार्क बना दिया जाता है। ये जो रेवोल्यूशन है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, इट इज इंपॉर्टेंट व्हाई, क्योंकि इससे जो ब्रिटिश मोनार्क की जो सारी की सारी पावर थी वो पार्लियामेंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। नाउ फ्री मर्चेंट्स नाउ बिगिन टू पुट देयर केस टू द पब्लिक एंड द पार्लियामेंट। तो कंपनी ऑब्वियसली किंग को, मिनिस्टर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ब्राइब देती रही। उनको 1693 में दोबारा से चार्टर मिल गया, बट फाइनली 1694 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लैंड के, दे हैड इक्वल राइट्स टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज अनलेस कोई एक्ट पार्लियामेंट का प्रोहिबिट ना करे। तो इन्होंने अपनी एक नई कंपनी बना ली जिसको कहते थे न्यू कंपनी, और ये पुराने वाली हो गई जो स्टार्टिंग में ईयर 1600 में बनी है, इसको कहते हैं ओल्ड कंपनी। दिस इज इट। कॉन्सिक्वेंटली पार्लियामेंट ने इस मोनोपोली ट्रेड की दे दी न्यू कंपनी को। ओल्ड कंपनी इतनी आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेड को तो छोड़ नहीं सकती थी, तो ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट पे थे। पर 1702 में टू डिसाइडेड टू ज्वाइन फोर्सेस टुगेदर फॉर्म्ड अ यूनाइटेड कंपनी, अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। दिस इज इट। सिर्फ ये बात जानने के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। कैन वी स्किप स्पेक्ट्रम? नो, वी कांट स्किप स्पेक्ट्रम। नो, मतलब इट वुड नॉट एग्जैक्टली बी एडवाइजेबल। राइट, यहां पे कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं वो कैसे काम करती हैं? कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे वो 3 रैंक्स में डिवाइडेड है, राइटर्स, फैक्टर्स एंड दी मर्चेंट्स। वो सब के सब एक ही एरिया में रहते थे। राइटर को 10 पाउंड मिलते थे, फैक्टर को 20 से 40 और मर्चेंट को बेसिकली 40 पाउंड। सैलरीज थोड़ी सी कम थी, बट दे यूज्ड टू लाइक दिस जॉब। क्यों? क्योंकि इंडिया में आके वो अपना खुद का पर्सनल और प्राइवेट ट्रेड किया कर सकते थे। दे गॉट बेनिफिट ऑफ दिस। द फैक्ट्री विद दिस ट्रेड वाज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नर इन काउंसिल, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि एक बॉम्बे है, यहाँ पे बॉम्बे में इन्होंने एक फैक्ट्री बना ली है। उस फैक्ट्री को एक गवर्नर काइंड ऑफ जो उसका सबसे बड़ा मैनेजर है, एक उसकी गवर्नर इन काउंसिल है, फिर राइटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं,
दीज पीपल आर बेसिकली लिविंग टुगेदर काइंड ऑफ इन अ हॉस्टल सिचुएशन, साथ ही साथ रहते हैं एक साथ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का इन द इनिशियल टाइम। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर, जो कि हमने थोड़ा सा कल एक बार समझने की कोशिश की थी, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि साइमल्टेनियसली फ्रेंच आल्सो एंटर्स द इंडिया। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी भारत आ जाती है। दे स्टार्टेड क्वाइट लेट इन 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, पर हाँ इन्होंने भी क्विकली आके इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो एक ये बात जानना जरूरी है कि फ्रेंच और ईस्ट इंडिया ब्रिटेन में से ब्रिटेन किस प्रकार से विनर घोषित हुआ। तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल हुआ था, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, फ्रॉम 1740 टू 1760, 1740 से 1760 के बीच में, जिसमें फाइनली जो विनर घोषित हुए दैट बिकेम दी ब्रिटिशर्स। ये वाली बात को एक बार हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। देखो, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन दी साउथ इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटोरियल क्या नाम है, कॉन्क्वेस्ट और पॉलिटिकल डोमिनेशन के सपने थे वो तो टूट गए थे औरंगजेब के समय में, पर 1740 में दोबारा से जब 1740 में दोबारा से जब मुगल पावर डिक्लाइन होने लगी, सो दे अगेन स्टार्टेड गेटिंग चांसेस हाउ टू एक्चुअली गेन इट। नाउ फ्रांस नया राइवल था और 20 साल का एक स्ट्रगल था 1744 से 1763 का, जो कि फ्रांस और इंग्लिश के बीच में चला था टू कंट्रोल ओवर द ट्रेड, वेल्थ एंड द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वाज फाउंड इन 1664। 1720s तक इट बेसिकली स्टार्टेड कैचिंग अप विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके दो मेजर जो इस्टेब्लिशमेंट थे, एक तो चंदर नगर यानी कि बंगाल में इनके पास में, ब्रिटिशर्स के पास में, कलकत्ता के पास में चंदर नगर फ्रेंच का बेस था, और दूसरा पौंडीचेरी ऑन द ईस्ट कोस्ट। पौंडीचेरी को इन्होंने कंप्लीटली फोर्टिफाई भी कर रखा। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे इनकी भी फैक्ट्री थी, साथ ही साथ इन्होंने मॉरिशियस और रीयूनियन आइलैंड को भी इंडियन ओशन में अपने अंडर में कर रखा। ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जनरली ज्यादातर प्राइवेट थी, लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काइंड ऑफ एज ए गवर्नमेंट कंपनी थी, जो कि ग्रांट्स, सब्सिडीज और लोन्स के ऊपर डिपेंड करती थी। तो जनरली इनका जो गवर्नमेंट, जो इनके डायरेक्टर्स थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे वर आल्सो अपॉइंटेड बाय द फ्रेंच। तो दे वर नॉट एबल टू ग्रो एज पावरफुल एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कॉन्टिनेंट, सोनली फॉर द रीजन कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली प्रॉफिट ड्रिवन और प्राइवेट थी, मर्सनरी आर्मी को लीड करती थी, वेयर फ्रेंच थोड़े से ब्यूरोक्रेटिक थे। इनकी एक्चुअली में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती थी। नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे बात को सुनिएगा और इसके साथ में एक बार नोट्स बनाइएगा, मतलब आप मत बनाओ, मैं बनाता हूँ, उसको फॉलो करते रहो। इन 1742 देयर वाज अ वॉर विच ब्रोक आउट इन यूरोप बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, एक तो स्पेसिफिकली अमेरिका में इनकी कॉलोनीज थी तो उनके बेसिस पे वॉर चल रहे थे। उसके बाद इनकी जो इंडिया में ट्रेड राइवलरी थी, दिस राइवलरीज वाज इंटेंसिफाइड कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो जो भी जीतेगा उसको पूरा का पूरा इंडिया का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया लास्टेड फॉर 20 साल तक इनका कॉन्फ्लिक्ट चला था, 1740 से 1760 तक का। नाउ जो ये यूरोप की वॉर थी, दिस सून स्प्रेड टू इंडिया जब दोनों की दोनों ईस्ट इंडियन कंपनीज ने बैटल की। नाउ इन 1745 ड्यू टू द वॉर विच इज गोइंग ऑन इन यूरोप, यूरोप में जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर चल रही है, उस वॉर के चलते चलते ब्रिटिशर्स ने कैप्चर्ड द शिप्स। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स हैं उनको कैप्चर कर लिया। ठीक है, इंग्लिश नेवी कैप्चर्ड द फ्रेंच शिप्स ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड दे आल्सो थ्रेटन्ड पौंडीचेरी। नाउ एट दैट टाइम जो फ्रेंच मिलिट्री का लीडर था इंडिया में, उसका नाम है ड्यूप्लिक्स। ड्यूप्लिक्स वाज द फ्रेंच गवर्नर जनरल एट पौंडीचेरी। नाउ ही, अंडर हिज लीडरशिप फ्रेंच ने रिटेलिएट किया एंड दे अटैक्ड मद्रास, और उन्होंने मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया 1746 में। इसी समय, इसी दौरान यहां पे जब ड्यूप्लिक्स ने
ड्यूप्लिक्स ने क्या किया है? मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया। Madras, which is basically the base of the Britishers. Now, during this event, एक important historical event होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल का नवाब था उससे मदद मांगती है और बंगाल का नवाब जो है उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ही सेंड्स एन आर्मी टू बेसिकली फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड दिस इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ सेंट थॉम। दिस कॉल्ड एज द बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है। द ब्रिटिश अपील्ड, कार्नेटिक के नवाब को उन्होंने अपील किया, जिसकी टेरिटरी में मद्रास आता था। To save their settlement, he sent an army against the French to stop the two foreign trading companies from fighting on his soil. ठीक है। 10,000 लोगों की नवाब की आर्मी थी और एक फ्रेंच फोर्स जो थी उसमें सिर्फ 230 यूरोपियन और 700 इंडियन सोल्जर्स थे और इनकी लड़ाई हुई थी सेंट थॉम पे, अडियार रिवर के किनारे पर। ये सिंपल सी बात है, इसको हल्का सा अगर आप याद कर सके। $10,000 वर्सेस 230 प्लस 700 सोल्जर्स। एंड इंसिडेंटली इसमें बेसिकली जो फ्रेंच थे वो जीत गए। दिस बैटल में नवाब जो था वो डिसाइसिवली डिफीट हो गया एंड इट रिवील्ड द इमेंस सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्टर्न आर्मीज ओवर द इंडियन आर्मीज। इतिहासकार कहते हैं द इंडियन पाइक, भारत का जो भाला था, वाज नो मैच फॉर द वेस्टर्न मस्केट एंड द बेयोनेट, नॉर द इंडियन कैवलरी फॉर द वेस्टर्न आर्टिलरी। ठीक है। तो इंडियन कैवलरी का मतलब जो घुड़सवार होते हैं, आर्टिलरी का मतलब जो बंदूक बंदूक चलाते हैं। तो जितनी भी भारत की जो वो इंडियन आर्मी थी, इल डिसिप्लिन थी, संख्या बड़ी ज्यादा थी, वो बेसिकली एक डिसिप्लिन्ड वेस्टर्न आर्मी के अगेंस्ट नहीं खड़ी हो पाई। दिस इज व्हाट क्रिएटेड द सिचुएशन। नाउ 1748 में इस सिचुएशन का तो सॉल्यूशन हो गया इन द सेंस कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पीस नेगोशिएशंस हो गए। तो उस पीस नेगोशिएशंस के तहत मद्रास वाज हैंडेड ओवर बैक। मद्रास को वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया गया। बीच में कुछ फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, क्या करें यार, वी हैव ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। पुराने वाले फॉर्मेट में क्लास करके देख सकते हैं, इफ दैट वुड वर्क, आई डोंट नो। ऑलराइट, I'll work on it after a while. गुड। अब यार तुम इसको याद कैसे करोगे, ये थोड़ी सी तो समस्या आएगी ही जो, लेकिन मैंने कल जो बताने की कोशिश की थी, एक बार जरा उसको फिर दोबारा से देखने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज व्हाट यू एक्चुअली हैव टू रिमेंबर। आफ्टर दिस इनिशियल सिचुएशन, एक बार ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच शिप को कैप्चर किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को कैप्चर कर लिया एंड उसके सपोर्ट में जब नवाब ऑफ कार्नेटिक आया तो उसने फ्रेंच लोगों ने उसको बेसिकली नवाब ऑफ कार्नेटिक को भी डिफीट कर दिया। एंड इसका जो रेजोल्यूशन था दैट हैपेंड इन द यूरोप, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में पीस नेगोशिएशंस हुई एंड द वॉर वाज कॉल्ड ऑफ। तो उसमें बेसिकली जो मद्रास था वापस ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया गया। एंड देन फ्रॉम 1748 न्यू सिचुएशंस बेसिकली स्टार्टेड अराइजिंग। दो सिचुएशंस इंपॉर्टेंट थे। एक तो स्पेसिफिकली जो ये कार्नेटिक का एरिया है, इसके ही बाजू में हैदराबाद की स्टेट है। हैदराबाद का जो निज़ाम है उसकी डेथ हो जाती है। ओके। हैदराबाद के निजाम की डेथ हो जाने के बाद उसके बेटे और उसके ग्रैंडसन के बीच में एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। ठीक है। तो यहां पर उसका बेटा है नासिर जंग और उसका ग्रैंडसन है मुजफ्फर जहां, मुजफ्फर जंग। ये मैंने आपको कल पूरा का पूरा मैप बना के दिया था, अगर आप भी। टू बी ऑनेस्ट, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। इस मैप को या तो आप बना के याद कर लें या फिर आप खुद अपनी नोटबुक में बना लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पर टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच स्ट्रगल इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग 1750s, ये मैप थोड़ा सा हमें हल्का सा याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आई ट्राई टू मेक कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो,
दो एरिया हैं, एक तो है हैदराबाद का एरिया और एक है कार्नेटिक का एरिया। यहाँ दोनों एरिया पे काइंड ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है, ठीक है। हैदराबाद में नासिर जंग बेसिकली सन है निजाम का, मुजफ्फर जंग उसका ग्रैंड सन है। उनकी डेथ हो जाती है निजाम की 1948 में। तो ये दोनों के दोनों जो है ये बेसिकली नए निजाम बनना चाहते हैं। यहाँ पर जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्यूप्लिक्स जो गवर्नर जनरल है, ये मुजफ्फर जंग को बोलता है कि आई विल सपोर्ट यू, मैं आपको आर्मी प्रोवाइड करता हूँ, आई हैव अ वेरी गुड आर्मी, मैंने अभी भी थोड़े दिनों पहले कार्नेटिक के नवाब को तो हराया ही था, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ इसके बैटल के अंदर। बेसिक आइडिया। पैरेलली कार्नेटिक में भी जो कार्नेटिक का नवाब है उसका नाम है अनवरुद्दीन, और वहां पर उसके अगेंस्ट एक आदमी स्कीम कर रहा है, चंदा साहिब। ये पुराने वाले नवाब का सन इन लॉ है, पुराना एक नवाब है दोस्त अली, उसका सन इन लॉ है चंदा साहिब, ये बनना चाहता है नवाब। यहां पर भी ये डुप्लिक्स के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि हम तीनों टुगेदर आ जाते हैं। कौन कौन? चंदा साहिब, ड्यूप्लिक्स और उसके बाद मुजफ्फर जंग। दीज पीपल बेसिकली फॉर्म ए सिंगल टीम और ये कहते हैं कि वील एक्चुअली फाइट विद अदर पीपल। तो चंदा साहिब को जिता अनवरुद्दीन को फाइट करके चंदा साहिब को नवाब बनाना है और नासिर जंग को डिफीट करके मुजफ्फर जंग को नवाब। नाउ इनिशियली स्पीकिंग बेसिकली जो ड्यूप्लिक्स है यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोनों तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है। वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं और एक बैटल में नासिर जंग को मार देते हैं, तो मुजफ्फर जंग बन गया निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम बनते ही वो बेसिकली मसूलीपट्टनम जो है वो बेसिकली फ्रेंच लोगों को दे देता है। गुड, गॉट इट, फायदा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे ये चंदा साहिब को नवाब बना देते हैं। जब चंदा साहिब को नवाब बनते हैं तो मद्रास के आजू बाजू के जो सारे के सारे गांव हैं, पौंडीचेरी के जो आजू आजू के 80 गांव हैं, वो बेसिकली ड्यूप्लिक्स को मिल जाते हैं। ड्यूप्लिक्स को ऑनरेरी गवर्नर भी बना दिया जाता है मुगल एम्पायर का। डन है, गुड सिचुएशन। यहाँ पे ये चंदा साहिब के साथ मिलके अनवरुद्दीन को मार देता है, यहाँ पे मुजफ्फर जंग के साथ मिलके ये नासिर जंग को मार देता है। तो दोनों जगह पे इसने तख्ता पलट दिया, एक जगह से कू कर दिया। हैदराबाद का जो निजाम है अब वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है, उसका नाम है मुजफ्फर जंग। कार्नेटिक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, उसको मार के नया बना दिया गया है जिसका नाम है चंदा साहिब। दोनों की दोनों सिचुएशंस में कंसेशंस दिए जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ड्यूप्लिक्स को, राइट। ये पूरा का पूरा हैदराबाद वाले मसूलीपट्टनम पूरा का पूरा फ्रेंच को दे देते हैं और ये पूरे के पूरे पौंडीचेरी के आजू बाजू के 70-80 गांव जो है वो ड्यूप्लिक्स को प्रोवाइड कर देता है। गुड सिचुएशन टू बी इनटू। इसके साथ साथ एक और बात देखो, दोनों के दोनों शहरों में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो अनवरुद्दीन जो नवाब है, इसका बेटा जो है मोहम्मद अली, ये भाग के छुप जाता है त्रिकनपल्ली में। गॉट इट, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ से चीजें सारी की सारी पलटनी स्टार्ट होंगी। ये भाग जाता है त्रिकनपल्ली, छुप जाता है। दूसरा, मुजफ्फर जंग के साथ एक फेट वाली बात होती है। ही वॉज गोइंग टू हिज कैपिटल आफ्टर बिकमिंग द निजाम, लेकिन इसके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जैसे ही एक्सीडेंट में डेथ होती है तो जो निजाम जिसकी 1748 में डेथ हुई थी, उसके सबसे छोटे बेटे सलाबत जंग को बेसिकली नया निजाम बना दिया जाता है। ये जब निजाम बनता है तो ये पूरा का पूरा नदन सरकार वाला जो एरिया है वो इसको पूरा का पूरा ड्यूप्लिक्स को दे देता है। नदन सरकार का एरिया अगर नहीं मालूम हो तो मैं एक बार मैप से अगर आपको दिखाऊं, दिस इज द एरिया जिसको नदन सरकार कह रहे हैं। गॉट इट। तो यहां पे इन दिस, ये जो हैदराबाद का जो निजाम है और ये जो कार्नेटिक का जो नवाब है, एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों के दोनों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस पे हैं। एंड क्योंकि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैटल में सपोर्ट करके बनाए गए थे, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट में इनकी तरफ से कंसेशन मिल रहा है। किसी ने इनको पूरा का पूरा नदन सरकार के ऊपर अथॉरिटी दे दी है, कहीं पर पौंडीचेरी के आजू बाजू के जो 70-80 गांव है वो मिल गए हैं, मसूलीपट्टनम का जो पूरा का पूरा शहर वो मिल गया है। जो कैश प्राइजेस हैं वो तो अलग सेपरेट हैं ही। दिस इज द सिचुएशन टू बी इनटू। ठीक है, आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर देखो, 1748 में इंग्लैंड और यूरोप के बीच की वॉर तो खत्म हो गई है और मद्रास को रिस्टोर कर दिया गया है अंग्रेजों को, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ ड्यूप्लिक्स ने जो लेसन्स यहाँ पे लर्न किए थे नवाब ऑफ कार्नेटिक के साथ, वो अब यूज करना चाहता है कि एक डिसिप्लिन्ड मॉडर्न जो फ्रेंच आर्मी है
अगर उससे म्यूचुअल क्वारल्स पे इंडियन प्रिंसेस के मैं क्या नाम है इंटरवीन करूं एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके, तो कुछ ना कुछ कमर्शियल या टेरिटोरियल फेवर्स उनसे निकाले जा सकते हैं। एंड 1748 में सिचुएशन स्टार्ट होती है कार्नेटिक और हैदराबाद दोनों जगह पे, जहां पे कार्नेटिक पे चंदा साहिब कंस्पायर करने लग जाता है अनवरुद्दीन के अगेंस्ट। जो नवाब है कार्नेटिक का, उसको हटा के चंदा साहिब को नवाब बनना है। चंदा साहिब एक पुराने वाले नवाब का सन इन लॉ है। हैदराबाद में जो असफ जहां है उसकी डेथ के बाद सिविल वॉर हो जाती है उसके बेटे नासिर जंग और उसके ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग के बीच में, यानी कि दोनों नेबरिंग एरियाज में ऑलमोस्ट इकट्ठे वॉर ऑफ सक्सेशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ड्यूप्लेक्स इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेता है और ट्रीटी साइन करता है चंदा साहिब के साथ और मुजफ्फर जंग के साथ। मैं अपनी फ्रेंच आर्मी बढ़िया तुमको दे दूंगा और उसके बाद तुम दोनों को नवाब, एक तुमको निजाम बना दूंगा, तुमको नवाब बना दूंगा। तो सबसे पहले 1749 में ये तीनों के तीनों लोग मिलके अनवरुद्दीन यानी कि कार्नेटिक के नवाब को डिफीट करते हैं। एंड एट द बैटल ऑफ अंबूर एंड लेटर सन जो मोहम्मद अली है वो बेसिकली त्रिकन्नोपल्ली भाग जाता है। परफेक्ट। तो यानी कि कार्नेटिक का नवाब बन गया चंदा साहिब, डन एंड डस्टेड। रेस्ट ऑफ द कार्नेटिक पास्ट अंडर द डोमिनियन ऑफ चंदा साहिब who rewarded the French with the grant of the 80 villages under around पौंडीचेरी। तो यहां से पौंडीचेरी का ये सबसे पहले एक बैटल का फायदा मिला कि कार्नेटिक का नवाब बेसिकली डुप्लिक्स ने बनाया है और उसको पौंडीचेरी के गांव मिल गए इनाम के अंदर। पूरा का पूरा पौंडीचेरी अभी भी क्या कहते हैं चला गया। हैदराबाद में भी फ्रेंच वर सक्सेसफुल, नासिर जंग को मारा गया और मुजफ्फर जंग जो है वो बेसिकली निजाम बन गया निजाम। यहां पर निजाम ने फिर दोबारा से रिवॉर्ड किया, पौंडीचेरी की आजू बाजू की और टेरिटरी दे दी, साथ ही साथ उसको मसूलीपट्टनम का जो पूरा का पूरा टाउन है वो भी गिफ्ट में फ्रेंच लोगों को मिल गया। साथ ही साथ कैश प्राइजेस जो थे वो चलो मिलते रहते हैं, उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है, जागीर मिल जाती है, ऑनरेरी गवर्नर बन जाता है मुगल डोमिनियंस का। ड्यूप्लिक्स ने अपना एक ऑफिसर जिसका नाम है बसी, उसको बेसिकली हैदराबाद में फ्रेंच आर्मी के साथ वहां पर इंस्टॉल कर देता है कि भाई अगर कभी कभी निजाम को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको परमानेंट देते रहेंगे। नाउ मुजफ्फर जंग जब अपने कैपिटल की तरफ जा रहा था तो ही वाज एक्सीडेंटली यार मुजफ्फर जंग जब अपने कैपिटल की तरफ जा रहा था तो ही वाज बेसिकली किल्ड। तो बसी ने इमीडिएटली सलाबत जंग, ही वाज द थर्ड सन ऑफ द निजाम उल मुल्क जो 1748 में जो निजाम की डेथ हुई है उसका बेटा था, उसको थ्रोन पे बना देते हैं। इसके एवज में पूरा का पूरा आंध्रा का जो एरिया जिसको नदन सरकार्स कहते हैं वो सारा का सारा, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुंद्री और चिकाकोल, ये सारे के सारे फ्रेंच को मिल जाते हैं। परफेक्ट सिचुएशन हो गई है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इससे बेटर तो जीवन में कभी कुछ होने वाला ही नहीं है, सब कुछ मिल गया इनको। पूरा का पूरा डेक्कन का जो नवाब है वो इनका बंदा है, कार्नेटिक वाला नवाब है इनका बंदा है। पौंडीचेरी अपना, पौंडीचेरी के आजू बाजू के गांव अपने, नदन सरकार हमारे पास है, खुला पैसा है भाई, मुद्दा ही सॉल्व हो चुका लाइफ में। बस इसके अंदर एक इक्वेशन थोड़ी सी अलग रह गई है यहाँ पर। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे, अरे कहाँ गया यार, बार बार अलग अलग मैप पे बनाना पड़ता है। एक इक्वेशन जो है वो सीधी सी ये है कि अनवरुद्दीन का जो बेटा है मोहम्मद अली, वो बेसिकली भाग के त्रिकनपल्ली छुपा हुआ है। बस ये छोटी सी। नाउ जो कार्नेटिक का जो नवाब है उसकी आर्मी त्रिकनपल्ली को घेर के खड़ी हुई है, कांस्टेंट सीज पे किया हुआ है, ठीक है, सो दैट दे कैन फाइट विद द मोहम्मद अली। या तो इसके साथ किसी प्रकार का अग्रीमेंट करो या इसको डिफीट करके इसको खत्म कर दो, तो देयर इज नो चैलेंज लेफ्ट। एट दिस मोमेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि लेट्स एक्चुअली थ्रो आवर फोर्स इन सपोर्ट ऑफ मोहम्मद अली, और इसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक उनका मिलिट्री का लीडर था, वो एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है कि देखिए हम त्रिकनपल्ली में जो आर्मी है हम जाके उनको यहाँ पर तो बचा नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आर्मी है। मद्रास अभी बेसिकली यहाँ पे मद्रास उनके कंट्रोल में है, यहाँ पे ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ से चलेंगे त्रिकनपल्ली पे और मोहम्मद अली को बचा के वहां से निकाल लाएंगे। तो ही सजेस्ट है इनोवेटिव आइडिया। वो कहते हैं कि मैं कुछ सोल्जर्स को लेके जाता हूं और आरकॉट which is the capital, which is the capital of Carnatic, उसको अटैक कर लेता हूं।
होगा क्या, अगर मैं आरकॉट को अटैक करूंगा तो यहां से त्रिचनपल्ली से बेसिकली उसको आर्मी हटा के मेरी तरफ भेजनी पड़ेगी, सीज उसको वहां से अपनी जो सीज है, सीज का मतलब है जब आर्मी पूरे के पूरे शहर को घेर के खड़ी हो जाती है तो उसको वहां से सीज से यानी कि वहां से अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ा सा रेडिकल, थोड़ा सा एम्बिशियस सॉल्यूशन था। रीजन बीइंग कि जो मद्रास का गवर्नर जनरल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सोल्जर नहीं है, टोटल 500 लोग हैं। तो बोलता कि 250 दे दो और 400-500 इंडियंस दे दो, इनको ही लेके मैं चला जाऊंगा। एंड कुछ लक मानते हैं, कुछ इंसिडेंट है, कुछ जीनियस मानते हैं, कुछ उस समय वेदर खराब थी। इट सो हैपेंड कि रॉबर्ट क्लाइव आरकॉट गया और उसने पूरे के पूरे आरकॉट के शहर के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मोहम्मद जो ये त्रिकनपल्ली है इसकी सीज हटानी पड़ गई चंदा साहिब को। तो चंदा साहिब ने यहाँ से अपनी आर्मी हटानी पड़ गई, उसकी मजबूरी थी, और आरकॉट की तरफ भेज दी। आइए एक बार देखते हैं इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा क्या हुआ। नाउ इंग्लिश ऐसे नहीं थे कि साइलेंट स्पेक्टेटर्स थे, ठीक है, वो भी नासिर जंग और मोहम्मद अली के साथ सपोर्ट कर रहे थे। 1750 में दे डिसाइडेड कि भाई अब हम मोहम्मद अली को फुल फ्लेजेड सपोर्ट करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव एक यंग क्लर्क था कंपनी की सर्विस में, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि फ्रेंच के फोकस को त्रिकनपोली से हटाना है। उसका क्या तरीका होगा कि हम एक काम करते हैं, आरकॉट पे अटैक कर देते हैं। दिस वाज द बेसिक आइडिया कि लेट्स एक्चुअली अटैक द आरकॉट। प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 200 सोल्जर्स मिले, 300 इंडियन सोल्जर्स। एंड इट सो हैपेंड, मतलब कि लकीली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ऐसा तो था तो नहीं कि हर जगह जहां पे 500 लोग जाएंगे जीत ही जाएंगे, बट इट सो हैपेंड दैट ही वाज सक्सेसफुली एबल टू कैप्चर द सिटी ऑफ द आरकॉट। चंदा साहिब और फ्रेंच को इमीडिएटली त्रिकनपोली की सीज हटानी पड़ी और आर्मी जो थी बेसिकली आरकॉट भेजनी पड़ी। यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस, एक दिन की बात नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 1 ईयर फ्रेंच फोर्सेस को बार बार डिफीट भी कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने, एंड स्पेसिफिकली चंदा साहिब वाज सून कैप्चर्ड एंड द किल्ड। तो फ्रेंच जो कि इमीडिएटली जीत रहे थे कंप्लीटली, देयर फॉर्च्यून्स नाउ रीच्ड एट द एब, एंड इनके आर्मी और जो जनरल्स थे वो इंग्लिश वालों को पूरा का पूरा चैलेंज नहीं कर पाए। ड्यूप्लिक्स ने बहुत अटेम्प्ट किए, लेकिन उसको फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर सपोर्ट नहीं मिल पाया। फ्रेंच ऑफिशियल्स एंड द मिलिट्री एंड द नेवल कमांडर्स कॉन्स्टेंटली ड्यूप्लिक्स के साथ किसी न किसी कांस्टेंट तरीके से लड़ाई करते रहे। इन द एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज weary of the heavy expenses of the war, fearing the loss of the American colonies, initiated peace negotiation। और पीस नेगोशिएशंस में इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने एक पीस नेगोशिएशन में एक कंडीशन रखी कि ड्यूप्लिक्स को इंडिया से बचा लो, इंडिया से हटा लो। तो ड्यूप्लिक्स को इंडिया से रिमूव कर दिया गया था। पर ड्यूप्लिक्स के जो स्ट्रेटेजीज थे, जो उसने लर्न किया था ड्यूरिंग दिस टाइम, दीज सेम थिंग्स वर सक्सेसफुली लेटर ऑन यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो दिस वाज, जब ड्यूप्लिक्स वहां से हटा तो फ्रेंच कंपनी के जो पूरे के पूरे फॉर्च्यून्स थे कंप्लीटली बदल गए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये सुधरने वाले हैं, बार बार पीस एग्रीमेंट करके 2 साल के बाद फिर से लड़ाई कर लेते हैं। तो दिस पीस एग्रीमेंट फाइनली एंडेड, टू कंपनीज 1756 में दोबारा से बैटल स्टार्ट हो गई इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। बट यहां पे लकीली 1756 से 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी वो मैनेज टू गेन कंट्रोल ओवर दी बंगाल। अगले वाले चैप्टर में आएगा, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर दिस इवेंट देयर वाज अ लिटिल होप फॉर द फ्रेंच कॉज इन इंडिया। तो बंगाल के जो रिसोर्सेज थे उससे जो पूरी की पूरी इंडियन स्टोरी है वो कंप्लीटली इंग्लिश ब्रिटिशर्स के फेवर में बदल गई। इवन दो फ्रेंच गवर्नमेंट मेड अ डिटरमिन्ड अटेम्प्ट, कोशिश तो की उन्होंने लास्ट में इंग्लिश में, दे सेंट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स हेडेड बाय द काउंट डी लाली, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं हो पाया था। मोर ओवर द इंग्लिश रिप्लेस्ड द फ्रेंच एज द निजाम प्रोटेक्टर। वो जो निजाम का जो प्रोटेक्टर फ्रेंच बन गए थे उनको भी हटा के खुद ब्रिटिशर्स बन गए हैं। वहां से उन्होंने मसूलीपट्टनम और जो नदन सरकार है उसकी जो पूरी की पूरी जो पावर है वो एक्चुअली में फ्रेंच के पास गई थी, लेकिन अब वो ब्रिटिशर्स ने वहां से ले ली। एंड द डिसाइसिव बैटल फाइनली बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच वाज फॉट ऑन दी वांडी वाश। इसको बैटल ऑफ वांडी वाश कहते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश जनरल आयरकूट है उसने ये काउंट डी लाली को कंप्लीटली डिफीट कर दिया, एंड विद इन अ ईयर द फ्रेंच लॉस्ट ऑल द पोजेशंस। पौंडीचेरी का कुछ एरिया था जो कि फ्रेंच के कंट्रोल में रहा, एंड फ्रॉम सिंस देन दे बेसिकली लिव्ड इन द कंट्री एज अ प्रोटेक्टर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स। उसके बाद जो ये थे ये कॉन्स्टेंटली कुछ ना इकोनॉमिक पावर ना ट्रेडिंग पावर, दे बिकेम दी, they could serve only as the centers of the trade, and the French lived in India under the British protection। नाउ अब इस समय सारे के सारे यूरोपियन राइवल्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिए हैं। नाउ दे वुड स्टार्ट द टास्क ऑफ द कॉन्करिंग ऑफ द इंडिया। सिंपल सी बात है, ये वाली जो कहानी है, दिस इज एज सिंपल एज दैट, लाइक दैट। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, अब देखो मेन पर्पस क्या था इस पूरी की पूरी चीज का, में ध्यान से बात करें तो हम अपने दिमाग में अगर वर्बली छोटी सी समरी बनाओगे तो कहानी क्या है
मुगल्स खत्म हो गए, रीजनल पावर्स राइज हो गई, और उसके बाद ब्रिटिशर्स में से, सॉरी यूरोपियंस में से लास्ट में एक ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे बच गई। पोर्चुगीज तो 1600 में खत्म हो गए थे, फ्रेंच वाले जो है 1750s में इन्होंने खत्म कर दिए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट पावर जनरेट हो ही नहीं रही थी, यही थे। पोर्चुगीज हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि फर्स्ट वाले थे, बाकी ब्रिटिश और फ्रेंच ये उस समय वर्ल्ड सुपर पावर थी, तो यूरोप में भी एक दूसरे से बैटल करते रहते थे, इंडिया में भी वो स्पिल ओवर हो रहा था, एंड फाइनली चलो इंडिया में कॉन्टेक्स्ट ये बना कि फ्रेंच वाले डिफीट हो गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। सिंपल स्टोरी है, ठीक है। नाउ नाउ यहां से स्टार्ट होता है कि ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई यूरोपियन राइवल तो है नहीं इंडिया में, ठीक है, दे आर दी अगेन सिंगल, अकेले बचे हुए हैं। अब जो ये रीजनल हैं, इनको एक एक करके ये कैसे ओवर पावर करते हैं, दे आर डिफीटिंग इट। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक रीजनल पावर है बंगाल, तो बंगाल को अब ये कैसे डिफीट करेंगे, बूम। फिर उसके बाद मैसूर, फिर ये मैसूर को कैसे डिफीट करेंगे, फिर मराठास को कैसे डिफीट करेंगे। एंड इवन बिफोर दे आर बिगिनिंग राइट नाउ, अगर आप देखें मैप के हिसाब से, अगर आप छोटा सा हल्का सा दिमाग में कुछ कुछ याद करते रहे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि एट दिस मोमेंट इन 1750 ये मद्रास का एरिया तो ये कंट्रोल कर ही रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये नदन सरकार्स के ऊपर भी बेसिकली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बन ही गया है। ये जो हैदराबाद का निज़ाम है, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ही इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहेगा, पर ये सब्सिडरी अलायंस या प्रोटेक्शन में चला गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। सिमिलरली यहाँ का जो कार्नेटिक का नवाब है, कार्नेटिक का नवाब भी अब बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में ही जनरेट हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एरिया एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, साउथ इंडिया का जो ये एरिया है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में है बिफोर 1760, 1760 से पहले। और हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि ये जो इंटरनल एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जिसमें पहले फ्रेंच कंपनी फायदा उठाने लगी, लेकिन उसका फाइनली एंड रिजल्ट निकला कि ब्रिटिशर्स फुल फ्लेजेड प्रॉफिट में चले गए।